पार्ट 3 चैप्टर 31। हम यहाँ क्यों आए हैं, हम सीधे क्यों नहीं जा सकते हैं। अब आगे यशवी के मन में मुंबई के रास्तों को देख कुछ चल रहा था। यशवी अपने मन में कहती है, बस एक बार मैं इस कैद से निकल जाऊं, फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। इन रॉयस का हर बार नहीं चलेगा। यशवी और रिधान दोनों एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। यशवी रिधान के एक बार गले लग के वहां से जाने लगती है। तभी रिधान कहता है, कोई भी गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यशवी हाँ में सिर हिलाकर वहां से एयरपोर्ट पर चली जाती है। हाई सिक्योरिटी के साथ यशवी जा रही थी। सबका ध्यान सिर्फ यशवी पर था। यशवी को अब शर्म आ रही थी। यशवी जल्दी से हवाई जहाज में बैठ जाती है। यशवी को थकान के कारण नींद आ गई थी और वो गहरी नींद में सो गई थी। यशवी का सपना मॉर्निंग 8 बजे। रिधान और विधान दोनों उठकर जिम जाते हैं और नहा धोकर 9 बजे तक रेडी हो जाते हैं। यशवी अभी भी सो रही थी क्योंकि उसके दो शैतान पतियों ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया था। तभी सूरज की रोशनी यशवी के चेहरे पर पड़ती है। रिधान और विधान दोनों सोफे पर नीचे बैठे थे। तभी उन्हें अपने कमरे से कुछ घिरने की आवाज आती है। दोनों खड़े होकर भागकर रूम में जाते हैं। यशवी बेड से नीचे घिरी हुई थी और सुबक सुबक कर रो रही थी। रिधान और विधान दोनों नीचे घुटने के बल बैठ जाते हैं। आज यशवी ने कभी ना झुकने वाले शैतानों को झुका दिया था। आखिर उनकी बटरफ्लाई जो दर्द में थी कैसे अपने घुटने नहीं टेक सकते थे। रिधान टेंश होकर, क्या हुआ बटरफ्लाई, मेरी तरफ देखो। विधान भी, हाँ बटरफ्लाई हमारी तरफ देखो क्या हुआ। यशवी बस रोए जाती। रिधान यशवी को खड़े कर बेड पर लेटाता है। रिधान यशवी को बेड पर लेटा देता है। वहीं यशु जल्दी से रिधान के सीने में गले लग जाती है और कुछ नहीं कहती। वो बस सुबक सुबक कर रो रही थी। रिधान और विधान बार बार यशवी को सवाल किए जा रहे थे पर यशवी कुछ उन्हें बता ही नहीं दे रही थी। विधान को अब गुस्सा आ रहा था क्योंकि दोनों कब से उसे मना रहे थे पर वो बोल ही नहीं रही थी। विधान गुस्से से, बटरफ्लाई बोलो कुछ, कब से हम दोनों तुम्हारे पास बैठे हैं, हमें ऑफिस भी जाना है, पेंडिंग वर्क कर घर भी आना है। यशवी अब सुबक ना बंद कर देती है और रोते हुए गुस्से से, जाओ आप दोनों यहाँ से, मैंने नहीं कहा मेरे पास। फिर लंबी लंबी सांस लेने लगती है और सुबकते हुए, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, चिढ़ हो रही है, अभी भी कहकर अपना मुंह तकिए में छुपा देती है। पता नहीं यशवी ऐसा बिहेव क्यों कर रही थी। विधान को ये सुन गिल्टी फील होने लगा। उसने खाम खा बटरफ्लाई को डांट दिया। वो उसके पास जाने लगता है पर जा नहीं पाता और वो खड़े होकर वहां से जाने लगता है। वहीं रिधान यशवी को खड़े कर अपनी गोद में बैठा देता है और यशवी के कमर को पकड़ लेता है और उसे चुप कराने की कोशिश करता है और यशवी के पेट को सहलाने लगता है। यशवी चुप हो जाती है। रिधान उसे गोद में लेके बाथरूम जाता है और गर्म पानी में रख उसे साफ करता है और नहलाने के बाद उसे पोंछने लगता है। यशवी थोड़ी उदास थी। रिधान उसके गाल पर हाथ रख, क्या हुआ। यशवी रिधान को गले लगाकर, क्या विधान को बुरा लगा, वो मुझे सच में प्यार नहीं करते ना, पर सच में मुझे पीरियड्स दर्द हो रहा है कहकर उसके सीने में छुप जाती है। तभी उसका बाथरोब कोई निकालता। यशवी ऊपर देखती है। ऊपर विधान था जो सैनिटरी पैड्स लेके आया था और यशवी को रिधान के गोद में अच्छे से बैठाकर यशवी की मदद करने लगता है। विधान उसकी आंखों में देख सॉरी बटरफ्लाई कहकर उसके यशवी का बाथरोब निकाल दिया था और यशवी रिधान की शर्ट टाइट पकड़ लेती है। रिधान उसके माथे को सहला रहा था। यशवी रौनी सूरत बनाते हुए, मैं अब आप दोनों को ये सब नहीं करने देने वाली। विधान, अब तुम हमारे बीच रिश्ता पति पत्नी का है, ये सब चलता है। रिधान प्यार से, अगली बार ध्यान रखेंगे तुम्हारा और डे से आज गिरी वैसे नहीं गिरने देंगे। रिधान यशवी को कपड़े पहना देता है और उसे गोद में उठा लेता है। विधान एक हॉट बेक तैयार कर देता है और यशवी के पास कमरे में जाता है और पेट पर रख देता है। रिधान एक ड्रॉवर में से गोली निकाल के यशवी को दे देता है। यशवी वो गोली देखकर, ये गोली क्यों। रिधान उसे समझाते हुए, ये गोली एनरी की है, तुम्हें दर्द बहुत कम होगा इससे। यशवी मेडिसिन ले लेती है और विधान के गले लग जाती है। विधान भी उसे गले लगा देता है। रिधान यशवी के पैर दबा रहा था जिससे यशवी को राहत मिले। वही यशवी को थोड़ा लेटा कर रिधान और विधान दोनों यशवी के होठों की तरफ बढ़ जाते हैं। तभी यशवी की आंखें खुल जाती है। यशवी गहरी सांसें लेते लेते अपने मन में कहती है, ये कैसा सपना था, मुझे सपने में भी उन्हें पति नहीं मानना है। वो वॉशरूम फ्रेश होने चली जाती है
और अपने मुंह पर पानी मारती है। वहीं उनका प्राइवेट जेट नागपुर पहुंच जाता है। बहुत सारे बॉडीगार्ड्स में बीचों बीच यशवी चले आ रहे थी। यशवी ने सिंपल सा लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था, उसकी ड्रेस सिवलेस थी। यशवी को कैसे भी कर गार्ड से छुटकारा पाना था। यशवी गार्ड से कहती है, नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। गार्ड्स का एक बॉस कहता है, मैम, रिधान सर के ऑर्डर फॉलो करना होगा, हमारी जान और नौकरी का सवाल है। यशवी मुंह बिगाड़ देती है। गार्ड्स यशवी को पीछे के रास्ते से ले चलते हैं। यशवी कुछ सोचते हुए कहती है, हम यहाँ क्यों आए हैं, हम सीधे क्यों नहीं जा सकते हैं। गार्ड्स कहता है, लेडी बॉस, हमारे लोगों से सब जान जाएंगे हम के गार्ड्स हैं, और सबको शक होगा और आपकी एक न्यूज बन जाएगी और आपके घर तक भी पता चल सकता है, इसलिए हम पीछे के रास्ते से जा रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। चैप्टर 32 आई मिस यू सो मच पापा। अब आगे यशवी को कार में बैठाकर आगे लेकर चले जाते हैं। यशवी अपने माँ बाप से मिलने के लिए बहुत खुश थी और उन्हें सरप्राइज भी देना चाहती थी, इसलिए उन्हें कुछ नहीं बताया था। यशवी की कार सड़कों पर हवा से तेज चल रही थी। तभी कुछ ही दूरी पर यशवी की गाड़ी में बैठे गार्ड्स बाहर निकल जाते हैं। अब सिर्फ ड्राइवर और यशवी ही दोनों ही आगे यशवी के घर की ओर बढ़ जाते हैं। यशवी का घर आ जाता है और घर के बाहर जाकर खड़ी रह जाती है और डोर बेल बजाने लगती है। यशवी की मां रेखा जी आकर दरवाजा खोलती है और यशवी को देख उनका खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वही यशवी की मां यशवी को गले से लगा देती है। यशवी भी आंसू भरी आंखों से अपनी मां को गले लगा देती है। यशवी आज तक अपने मां बाप से इतनी दूर नहीं रही थी। पिकनिक भी नहीं जाती थी क्योंकि उसे अपने मां बाप से दूर नहीं जाना था। पर आज देखो क्या मजबूरी आ गई है। सामने के घर में गार्ड्स आम आदमी बनकर रहते हैं और सामने यशवी के घर पर ध्यान रखने लगते हैं। यशवी अपनी मां से कहती है, पापा कहाँ है। रेखा जी अंदर इशारा कर देती है। यशवी जल्दी से अपने पापा के पास भागकर जाती है। यशवी के पापा व्हीलचेयर बैठे थे। यशवी उन्हें जाकर गले से लगा देती है और कहती है, आई मिस यू सो मच पापा। यशवी के पापा बोल नहीं पाते थे क्योंकि उन्हें लकवे की बीमारी थी और ना ही चेहरे पर कोई भाव दे पाते थे, बस वो सुन सकते थे और समझ सकते थे। यशवी अपनी मां से पूछती है, आपने एक भी दवाई मिस तो नहीं की ना मम्मा, और सब कुछ टाइम से किया ना, और रूटीन चेकअप के लिए भी लेकर गई थी ना। रेखा जी कहती है, पापा की बच्ची तो अभी बड़ी हुई है, मैंने इन्हें तब भी संभाला था जब तू छोटी थी। यशवी दांत दिखा देती है। रेखा जी कहती है, वैसे यहाँ आने का मन कैसे हुआ, और तुम्हारी नहीं जॉब, क्या सब छोड़कर आए हो। यशवी कहती है, नहीं मम्मा, वो पापा से मिलना था मुझे, उनके लिए परेशानी हो रही थी इसलिए मैंने उनके लिए छुट्टी ले ली 2-3 दिन की। रेखा जी हाँ में सिर हिला देती है। यशवी उन्हें कहना चाहती थी पर वो कैसे कहे, यही बात के लिए यशवी परेशान थी। यशवी की माँ और यशवी खाना खाते हैं। यशवी अपने पापा को लिक्विड पिलाती है क्योंकि वो कुछ खा नहीं सकते थे। यशवी कमरे में अपने पापा को कमरे जाकर ले जाती है और वहीं पर आराम करने के लिए बैठा देती है। यशवी कमरे के बाहर जाकर कहती है, मम्मा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आज रात हम तीनों को यहाँ से कहीं दूर जाना होगा, कोई हमें ढूंढ ना सके ऐसी जगह पर। मेरे पर बहुत बड़ी मुसीबत आई है पर मैं आपको अभी नहीं बता सकती, क्या आप मेरा साथ दोगी प्लीज मम्मा। रेखा जी अपनी बच्ची को देखती है और परेशान होकर कहती है, क्या हुआ बच्ची, बताओ तो सही में कुछ मदद कर पाऊं। यशवी कहती है, हम जैसे मिडिल क्लास लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, प्लीज मम्मा आप मेरी बात मानकर चलिए और एक भी सवाल मत कीजिए। रेखा जी परेशान तो थी पर कुछ ज्यादा कहती नहीं है। रेखा जी कहती है, हम कहाँ जाएंगे, कुछ पता भी है। तभी यशवी कहती है, हम आपकी मुंह बोली बहन के घर मेघालय जाएंगे और ऐसी जगह रहेंगे जहां से हमारा पता कोई नहीं लगा सकेगा। रेखा जी कहती है, सामना पैक करना होगा ना। यशवी कहती है, पापा की फाइल दबाइए और आपके कुछ ज्वेलरी और हमारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए। रेखा जी हाँ कहकर सब सामान लेने को चली जाती है। दोनों माँ बेटी देर रात तक लाइट बंद कर बैठी थी। तभी यशवी खड़ी होकर हॉल से बाहर देखती है, एक गार्ड वही बालकनी में खड़ा उनके घर के सामने देख रहा था। यशवी जल्दी से साइड हो जाती है और छुपके से देखने लगती है। यशवी को इस कदर करता देख रेखा जी को डर लगता है। यशवी कहती है,
मम्मा हमें पीछे के रास्ते से जाना होगा, चलिए चलते हैं, कहकर रेखा जी सामना लेती है और यशवी अपने पापा की व्हील चेयर पकड़ के ले जाने लगती है। सब लोग पीछे के रास्ते से निकलने लगते हैं। यशवी भी घर को बंद कर धीरे से आसपास देखती है और अपने पापा को टैक्सी में बैठा देती है। रेखा जी भी बैठ जाती है। यशवी आगे ड्राइवर के पास बैठ जाती है और धीरे से ड्राइवर को गाड़ी शुरू करने को कहती है। यशवी की गाड़ी मोहल्ले से बाहर चली गई थी। वही एक गार्ड को पीछे के रास्ते पहरा दे रहा था। वो गाड़ी को जाते हुए देख अपने बॉस यानी रिधान रॉय को फोन कर देता है। रिधान जो स्टडी रूम में था उसकी आंखें लाल हो जाती है। तब तक विधान भी हॉल में आ चुका था और रिधान को गुस्से से बाहर निकलकर देख उसे पूछता है क्या हुआ। रिधान सब बता देता है। ये सुन विधान की हाथों की मुट्ठी बन जाती है। वही टैक्सी आगे बढ़ रही थी और यशवी बार बार पीछे देख रही थी। यशवी का जी घबरा रहा था, पता नहीं क्या होगा। यशवी बार बार हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही थी। वही रेखा जी हर एक बात नोटिस कर रही थी पर कुछ कहती नहीं है। यशवी पीछे के कांच से कुछ देखने की कोशिश करती है, तभी जोर से ब्रेक लगती है। यशवी चौंक कर आगे देखती है और देखती ही रह जाती है। यशवी ड्राइवर को पीछे लेने का इशारा करता है। टैक्सी वाले ड्राइवर पीछे लेने लगते हैं। यशवी ने अपने सीने पर हाथ रखा हुआ था, उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी थी। यशवी की टैक्सी पीछे जाने को होती है पर तभी भी वो रुक जाती है। यशवी चौंक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है। यशवी बगल में देखती है पर आसपास पूरा अंधेरा था और जंगल था। यशवी गहरी गहरी सांसें लेती है और आंखें बंद कर देती है। चैप्टर 33 क्या हुआ, यशवी कौन है, ये सब अब आगे। यशवी आगे पीछे दोनों तरफ देखती है पर हर जगह कई सारे गार्ड खड़े थे। यशवी गहरी सांस लेने लगती है। तभी एक शख्स कार से बड़े रोब से बाहर आता है। उस शख्स को देख यशवी की हालत खराब हो जाती है। यशवी कार को जंगल में लेने को कहती है पर टैक्सी वाला ड्राइवर मना कर देता है। रेखा जी पूछती है क्या हुआ, यशवी कौन है ये सब। यशवी कहती है मम्मा आप बाहर मत निकालना प्लीज, और हाँ मैं जब कहूं तब गाड़ी को मोड़कर मेरे घर की ओर ले जाना के आ जाऊंगी। रेखा जी गुस्से से चिल्ला कर कहती है मुझे बता रही हो कि ये सब कौन है। यशवी कहती है मम्मा अभी वक्त नहीं है, अभी मुझे आपको और पापा को सेफ घर पहुंचना है और डोंट वरी ये सब मुझे कुछ नहीं करेंगे, कहकर गाड़ी से उतर जाती है और एक भी बार आगे नहीं देखती। यशवी का ध्यान पीछे की ओर जाता है जहां गुस्से से रिधान खड़ा था जो उसे ही लाल आंखों से बोनेट पर बैठे देखे जा रहा था। यशवी ड्राइवर के कार मोड़ने का इशारा करती है। ड्राइवर कार मोड़ देता है और आगे जाने लगती है पर सामने रिधान की कार और गार्ड्स थे। यशवी गार्ड्स को इशारा कर हटने का कहती है। गार्ड्स रिधान की ओर देखते हैं। रिधान हाँ में सिर हिला देता है। गार्ड्स वहां से हट जाते हैं। टैक्सी वहां से चली जाती है। सारे गार्ड्स उल्टे खड़े हो जाते हैं। वही यशवी सिर्फ जमीन को देखे जा रही थी और डर के मारे कांप रही थी। तभी रिधान उतरकर जल्दी से यशवी के पास आता है। विधान भी यशवी के पास आता है। यशवी की धड़कनें तेज चल रही थी, क्या पता अब दोनों क्या कहेंगे, क्या बिहेव करेंगे। रिधान यशवी का हाथ पकड़ अपनी कार के पास ले जाता है। विधान भी चल देता है। रिधान दरवाजा खोल यशवी को अंदर धकेल देता है। यशवी पीछे की सीट पर गिर जाती है। यशवी की मुंह से आह निकल जाती है। वही विधान ड्राइवर के सीट पर बैठ जाता है और रिधान उसके बगल में बैठ जाता है। यशवी पीछे की सीट से खड़ी हो जाती है और अपने हाथ को सहलाते हुए एक बार रियर मिरर से रिधान को देखती है जिसकी आंखें लाल थी और विधान फास्ट ड्राइव कर रहा था। 160 की स्पीड से तेजी से रिधान की BMW भाग रही थी, मानो ये कहे उड़ रही थी। यशवी को डर लग रहा था। यशवी अपनी आंखें बंद कर बैठी थी और खुद के लिए बुरा फील कर रही थी। तभी रिधान एक ऊंची पहाड़ी पर कार ले जाता और खाई के पास कार को रोकता है। ये देख यशवी डर जाती है, कहीं ये दोनों हैवान उसे यही फेंक तो नहीं देंगे ना। रिधान कार से बाहर निकलता है। यशवी कार के दूसरे कोने हो जाती है क्योंकि रिधान उसे खींच ना पाए। वही विधान भी बाहर निकलकर यशवी जिस ओर थी उस ओर का दरवाजा खोलता है। आज तो पीछे कुआं आगे खाई वाला सीन हो रहा था। यशवी रिधान की ओर जाती है और दरवाजे को पकड़ लेती है। वही विधान अंदर की ओर आता है और यशवी का हाथ पकड़ उसे बाहर निकालने लगता है। यशवी किसी छोटे बच्चे की तरह कर रही थी।
तभी रिधान अपनी साइड का दरवाजा खोल देता है। यशवी के सामने रिधान था जो उसे ही घूर रहा था। यशवी अब खुद ही बाहर निकल जाती है और अपनी आंखें बंद कर आंसू को बहाने लगती है। रिधान यशवी का हाथ पकड़ने को होता है, उससे पहले यशवी खाई की ओर जाने लगती है और अपने कदम उन दोनों की ओर देखते हुए पीछे लेने लगती है। रिधान कहता है, नहीं बटरफ्लाई, हमारे पास आओ। यशवी मना करते हुए कहती है, नहीं मैं नहीं आऊंगी, मुझे डर लग रहा है आप दोनों से। विधान कहता है, एक बार कह रहे तो हमारे पास आ जाओ, वरना हम वहां आए तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए। यशवी अपने कदम पीछे पीछे ले रही थी, तभी विधान जल्दी से जाकर यशवी को कमर से पकड़ लेता है। विधान भी गुस्से से यशवी को घूर रहा था। विधान यशवी का हाथ मोड़ने की कोशिश करने लगता है। यशवी को दर्द हो रहा था, वो चिल्लाने लगती है। यशवी गहरी गहरी सांसें लेते हुए कहता है, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे मारो, कहकर पीछे खड़े रिधान की बाहों में जुल जाती है। उसे ऐसे करता देख दोनों भाई की सांसें अटक जाता है। अब दोनों हॉस्पिटल से इतने दूर आए थे कि वहां पहुंचते देर लगने वाली थी। यशवी को रिधान अपनी गोद में उठा लेता है और गाड़ी में ऐसी ऑन कर पानी की छींटे विधान डालने लगता है। थोड़ी देर बेहोश रहने के बाद यशवी को होश आता है, पर वो तो कुछ बोल ही नहीं रही थी, वो एक टक जमीन को देखे जा रही थी। रिधान कहता है, तुम करना क्या चाहती हो ये मुझे बता दो, आज साफ साफ भाषा में। यशवी अपनी नजरें उठाकर विधान को देखती है। वही विधान भी वही खड़ा था और उसे ही देख रहा था। यशवी कोई जवाब नहीं देती। तभी विधान कहता है, शादी हो चुकी है तो निभा लो, हमें अपना दो। ऐसे खुद को और हमें कब तक चोट पहुंचाती रहोगी? तुम्हारे लिए आज दो एक दूसरे के जान के दुश्मन साथ है, एक घर में एक ही कमरे में। रिधान कहता है, तुम्हें यह दिखता है कि हमने तुमसे जबरदस्ती शादी की, पर क्या प्यार दिखा? हमने कभी तुम्हारे साथ कभी जबरदस्ती तुम्हें छुआ, बदतमीजी की, ऊपर से रानी बना के रख है, वो भी दो लोग एक साथ। यशवी एक साथ दोनों की बातें सुन रही थी पर कुछ कह नहीं रही थी। रिधान गुस्से से कहता है, कुछ तो बोलो। यशवी काम जाती है और झट से खड़ी होकर विधान के गले लग के रोने लगती है। विधान चौंक गया था, उसे इस कदम की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी और रिधान को भी नहीं पता था यशवी उससे डर जाएगी। रिधान को जब गुस्सा आता है तो वो कंट्रोल बाहर आता है, पर खुद के गुस्से को काबू कर कहता है, बटरफ्लाई यहां देखो। यशवी अपना सिर और भी विधान में घुसा रही थी। वही विधान यशवी की पीठ सहला रहा था। चैप्टर 34 नए अंदाज में प्रपोज करना। अब आगे रिधान ये देख यशवी के पास जाने लगता है और यशवी को खींच कर कहता है, तुम मेरी बात सुनो। इस कदर रोने से और डरने से तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तो ये गलत फहमी है तुम्हारी। विधान भी इस बात से सहमत करता था। यशवी बस रोए जा रही थी। वही रिधान यशवी के गाल पकड़ कहता है, एक भी आंसू नहीं बटरफ्लाई, अंकल आंटी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है, यहां तुम्हारे आंसू की कीमत उन लोगों को ना भुगतना पड़े। यशवी यूं सुन सुबकने लगती है और रिधान को देखने लगती है। वही रिधान अपना कोट निकाल के अपने शर्ट को फ्लोट कर देता है। यशवी डरते हुए कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? रिधान यशवी के करीब जाने लगता है और यशवी पीछे पीछे होने लगती है, पर पीछे विधान था। यशवी उससे टकरा जाती है। रिधान यशवी का हाथ कस के पकड़ लेता है और उसे अपने साथ ले जाता है। दोनों खाई के किनारे खड़े थे। विधान भी उनके पास जाकर खड़ा हो जाता है। रिधान और विधान कुटिल मुस्कान के साथ यशवी को देखते हैं। यशवी सवालिया नजरों से उन्हें देखती रहती है। उसी समय रिधान और विधान दोनों साथ में यशवी को धक्का मार देते हैं। यशवी नीचे गिर जाती है और चिल्ला देती है। यशवी खाई से नीचे गिर रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है उसके साथ। वही रिधान और विधान दोनों जंप कर देते हैं। यशवी नीचे पानी में गिर जाती है और जल्दी से खुद को संभाल पानी के ऊपर आती है। उसे दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। यशवी डे से ही अपनी आंखें खोल आसपास देखती है तो देखती ही रह जाती है। पूरे पानी में दिए लगे हुए थे और दिए पानी में तैर रहे थे। गुलाब की पंखुड़ियां भी सजी हुई थी। तभी रिधान और विधान पानी से बाहर आते हैं और यशवी के बेहद करीब खड़े रह जाते हैं। यशवी के बालों से पानी टपक रहा था, वो अपने गीले होठों से फूंक मारती है और बालों को पीछे कर देती है। रिधान और विधान दोनों यशवी को ही देख रहे थे। विधान यशवी को अपनी तरफ कर कहता है,
बटरफ्लाई, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और दिन बीतने के साथ साथ तुम्हारे लिए जुनून और बढ़ते जा रहा है। यशवी कुछ नहीं कहती। वही रिधान यशवी को कमर से पकड़ कहता है, इस बार तुम्हें जाने दे रहे हैं क्योंकि इस बार की गलती से हम दोनों को पता चला कि हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। हम कैसे तुम्हें पसंद करने लगे हैं। यशवी एक एक शब्द उनका ध्यान से सुन रही थी। उसे अपने दिल में कुछ हो रहा था पर वो नजरअंदाज करने लगती है। रिधान आगे से यशवी की गर्दन पर अपने होठ रख देता है और विधान पीछे से यशवी की पीठ पर अपने होठ चलाने लगता है। यशवी एक एक हाथों से रिधान और विधान का हाथ पकड़ लेती है। यशवी गहरी सांस लेती है। नीचे एक नदी थी जो ज्यादा गहरी नहीं थी। कमर से ऊपर तक पानी आता था। एक तरफ से झरना गिर रहा था और किनारे के पास BMW में गाना बज रहा था। आसपास कई लाइटें थी जो जनरेटर से ऑन की हुई थी। नदी के बीचों बीच दिल लगा हुआ था जहां वो तीनों खड़े थे। पानी का बहाव इस तरफ नहीं था जिस वजह से दिए और गुलाब के फूल कहीं भी तैरकर नहीं जाते। रिधान धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है और यशवी के होठों पर अपने होठ रख देता है। विधान पीछे से यशवी का टॉप फाड़ देता है और यशवी की पीठ को चूमने लगता है। यशवी बहक चुकी थी। यशवी को कोई होश नहीं था। यशवी अपनी आंखें बंद कर खड़ी थी। तभी उसे अपनी आंखों के सामने कॉन्ट्रैक्ट साइन वाला दिन याद आ जाता है। यशवी जल्दी से रिधान और विधान के धक्का दे देती है और पानी से बाहर चली जाती है। यशवी सिर्फ इनर में थी। यशवी वहां खड़ी कार में से कुछ ढूंढने लगती है। उसे एक ड्रेस मिलता है जिसमें एक दुपट्टा था। यशवी अपने बदन को ढक कर कहती है, मुझे पाने के सपने देखना बंद कर दीजिए। मैं आप दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। आप दोनों ने मेरे साथ जो किया है उसकी वजह से प्यार तो क्या, मुझे नफरत हो गई है आपसे, नफरत। यशवी कहती है, मुझे आप दोनों मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। मैं अब ये सब नहीं सह सकती। इतना पागलपन, इतना जुनून। मेरे आंसू, मेरी तफलीक, मेरी फीलिंग तो दोनों को दिखाई ही नहीं दे रही है। बटरफ्लाई बटरफ्लाई कहकर मुझे कैद कर रखा है सोने के पिंजरे में, जिसका मुझे कोई मोह नहीं है। मुझे सिर्फ आज़ादी चाहिए, सिर्फ आज़ादी। मेरे सपने, मेरा घर, मेरे माँ बाप सब छीन लिया आप दोनों ने। क्या मैं खुद की मर्जी से कहीं आ जा नहीं सकती? अपने माँ बाप के साथ कहीं जा नहीं सकती? मैं अपने पापा को कोलकाता ले जा रही थी। सुना है वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होता है और बगल वाले अंकल डॉक्टर हैं, उनके पास इलाज चल रहा है, उन्हें बुरा ना लगे इसलिए मैं सबसे छुप कर है निकली थी। आंडस को ये बात यशवी ने सही कही है। यशवी की बात सुन रिधान कहता है, सिर्फ एक मौका दे दो। वादा करते हैं कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। एक दिन तुम खुद हमें अपना होगी। विधान भी कहता है, एक दिन ऐसा आएगा तुम्हें सिर्फ हमारे पास रहने से ही सुकून मिलेगा। यशवी कहती है, कोई लड़की नहीं चाहेगी उसके पति दो हो। रिधान कहता है, पॉलीएंड्री रिश्ता हर जगह चलता है। जब दो लड़के एक लड़की को बांटने के लिए तैयार हैं जो एक दूसरे के जान के दुश्मन है, तो तुम क्यों नहीं कर सकती हो? यशवी दोनों को देखती है और आसपास देखने लगती है। किनारे पर गुब्बारे थे जो सारे लाल और सफेद थे। यशवी हर जगह को देखती है जहां लव यू लिखा हुआ था। चैप्टर 35 मेरी बटरफ्लाई, रुको और उस तितली को जाने दो बच्चा। अब आगे। दूसरे दिन सुबह यशवी अपने घर पर थी। यशवी के माँ यशवी के सामने बैठी थी। रिधान यशवी की माँ के सामने सोफे पर बैठा था और विधान भी उनके सामने बैठा था। यशवी की माँ ये खुशी से रिधान और विधान दोनों को नाश्ता दे रही थी। रेखा जी को कुछ पता नहीं था। यशवी डर के मारे सिर्फ घूम सूम सी बैठी थी। वही रिधान और विधान किसी राजा की बैठे थे और रेखा जी चाय नाश्ता दे रही थी। रेखा जी कहती है, मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं मेरी बेटी ने क्या कर दिया, इतने बड़े लोग यहाँ ऐसे आ गए। पर आप दोनों तो भले आदमी है, आप दोनों तो मेरे पति के इलाज के लिए आए थे और मुझे पता ही नहीं चला। यशवी सोच में घूम हो जाती है। फ्लैशबैक। रात के वक्त यशवी रिधान और विधान के प्यार के इजहार के बाद कुछ नहीं कहती और उनसे सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, उसके माँ बाबा कहाँ है? यशवी का ये सवाल सुन रिधान किसी को कॉल लगा देता है। सामने से एक गार्ड कहता है, बॉस मिस्टर कश्यप को हमने हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया है और आज रात उन्हें वही रहना होगा। कल से उनका 0 से चेकअप शुरू होने वाला है। और मिसेज कश्यप कब से आप दोनों के बारे में पूछ रही थी। वो कह रही थी भले हैं आप दोनों भाई जो उनकी जिंदगी में भले बनकर आए हैं। रिधान फोन कट कर कहता है, अब हो गया यकीन। यशवी कहती है,
मुझे वक्त चाहिए, पहले मुझे समझना है मेरे साथ क्या हो रहा है, फिर मैं इस रिश्ते से जुड़ना चाहूंगी। रिधान और विधान कोई जबरदस्ती नहीं करते और यशवी को वहां से हॉस्पिटल ले जाते हैं। यशवी दोनों की मिलकर कराती है और कहती है, माँ वो ये दोनों भाई है और मेरे बॉस भी। रेखा जी कहते हैं, थैंक यू, आप दोनों फरिते की तरह हमारे जीवन में आए हैं। रिधान और विधान कुछ नहीं कहते हैं। माँ आप घर जाएं, मैं हूँ यहाँ और मेरे साथ रॉयस ब्रदर भी है। रेखा जी कहती है, नहीं बेटा मेरा मन नहीं लगेगा, मुझे यही रहना है। यशवी कहती है, प्लीज माँ जिद मत कीजिए, आपको जाना होगा। रेखा जी कहती है, ठीक है जाती हूँ, पर वादा करो कल तुम इन्हें हमारे घर लेकर आओगी। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। रेखा जी को विधान का ड्राइवर छोड़ने आता है। फ्लैशबैक एंड रेखा जी कहती है, हम आप दोनों के पैसे किस्तों में चुका देंगे। तभी विधान कहता है, नहीं मैम, एक सम्मान के लिए किया गया उच्चारण, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये हमारा फर्ज है। यशवी ये सुन डर जाती है, कहीं विधान कह ना दे कुछ उसकी माँ को। तभी विधान कहता है, जी सही कहा विधान ने, ये हमारा फर्ज तो है, हमारे कर्मचारियों के परिवार और उनकी सेहत का ख्याल रखना। रेखा जी हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, जी लीजिए, आप दोनों ने कुछ भी नहीं लिया। रिधान एक चिप लेकर अपने मुंह में रख देता है और यशवी को देखने लगता है। वही यशवी नीचे देख रही थी। विधान भी कॉफी के सिप लेता है। तभी रिधान कहता है, आपकी बेटी को क्या हम ले जा सकते हैं? ये सुन रेखा जी कहती है, क्या हम इतनी जल्दी, अभी तो कल ही आए हैं, ठीक से मैंने बात भी नहीं की। विधान कहता है, जी हम समझते हैं और हम दोनों के पेंडिंग वर्क है और हम हमारे प्राइवेट जेट से जा रहे हैं, यशवी आएगी तो अपना खर्चा करके आएगी, इसलिए कहा। रेखा जी हाँ में सिर हिला देती है। वही यशवी का मन तो नहीं था, पर उसके पापा के लिए इतना सब हो रहा है तो वो इनके लिए जाने के लिए तैयार थी। यशवी अपनी माँ से मिलकर और एक बार अपने बाबा से मिलकर उनके गाल पर हाथ रख कहती है, आती जाती रहूंगी, आप जल्दी से ठीक हो जाइए और मुझे बटरफ्लाई जरूर कहना। ये सुन पीछे खड़े रिधान और विधान चौंक जाते हैं, क्योंकि बटरफ्लाई तो वो दोनों भी कहते हैं, मतलब यशवी के 3 इम्पोर्टेंट मेन एक ही नाम से उसे बुलाते हैं। ये तो बहुत ही अच्छी बात थी। यशवी तिरछी नजरों से पीछे देखते हुए कहती है, आपको पता है ना पापा, ये नाम मेरे लिए कितना खास है। मैं ये नाम से जुड़ चुकी हूँ और खुद के शरीर पर बटरफ्लाई का टैटू भी बनाया है। यशवी सोच में घूम हो जाती है। एक 5 साल की बच्ची जिसके पीछे मिस्टर कश्यप गार्डन में भाग रहे थे और वो लड़की बटरफ्लाई कर उसके पीछे भाग रही थी। वो आदमी हंसते हुए कहता है, मेरी बटरफ्लाई रुको और उस तितली को जाने दो बच्चा। वो 5 साल की बच्ची कहती है, नहीं पापा मैं इसे पकड़ के रहूंगी, आपको पता है मुझे बटरफ्लाई कितनी पसंद है। कहकर एक तितली फूल पर बैठ जाती है और एक तितली ऊपर एक मकड़ी के जाले में अटक जाती है। नीचे खड़ी बटरफ्लाई ऊपर फंस चुकी बटरफ्लाई को देख डर चुकी थी, शायद फूल पर बैठी बटरफ्लाई माँ थी और जाले में फंसी बटरफ्लाई बेबी। यशवी ये देख परेशान हो गई थी और रोने लगी थी और अपनी उंगली दिखाकर कहती है, पापा बचाओ उसे वरना वो मकड़ी खा लेगी बटरफ्लाई को। मकड़ी तेजी से बटरफ्लाई के पास आ रहे थी और वो मोम बटरफ्लाई उड़कर जाले की ओर जाने की कोशिश कर रही थी। बेबी बटरफ्लाई डर रही थी। तभी यशवी के पापा यशवी को गोद में उठाकर ऊपर कर देते हैं। यशवी जल्दी से जाले में से बटरफ्लाई निकाल देती है, फूल पर एक देती है। मम्मा बटरफ्लाई आकर बेबी को प्यार करने लगती है। तब से यशवी के पापा ने उसका नाम बटरफ्लाई रखा था, क्योंकि यशवी बटरफ्लाई की तथा शांत चंचल सुंदर थी और उसे बटरफ्लाई भी बहुत पसंद थे। यशवी अपनी आंखें खोल कहती है, पता नहीं जब से मुझे होश आया है तब से मैंने आपको इस तरह देखा है। कब आप मुझे उसी तरह बुलाओगे? कब मुझे वैसा प्यार कब मिलेगा? मुझे कितना कुछ शेयर करना है। बाबा आपसे, पर आप है कि जिद पकड़ कर लेते हैं। यशवी अपने बाबा से बहुत से बातें करती है, पर उस वक्त विधान एक एक शब्द यशवी के सुन रहे थे। चैप्टर 36 यशवी के जीवन की नई शुरुआत। अब आगे यशवी अपने पापा से ये सब बातें कर रही थी, वही विधान और रिधान ध्यान से ये सब बातें सुन रही थी। यशवी अपने पापा से मिलकर विधान के साथ चली जाती है। गाड़ी में रिधान और विधान के बीच यशवी बैठी थी।
यशवी आंखें बंद कर बैठी थी और रिधान और विधान फोन में लगे हुए थे। तभी यशवी कहती है, मैं ये रिश्ता निभाने के लिए तैयार हूँ। यशवी के इतना ही कहती है, उनकी उंगलियां जो फोन पर चल रही थी वो रुक जाती है। यशवी दोनों के सामने देखती है। रिधान और विधान भी सामने देखता है। यशवी कहती है, मैं इस रिश्ते निभाने के लिए तैयार हूं, पर मेरी एक शर्त है। विधान कहता है, बोलो कैसी शर्त है। यशवी कहती है, मुझे शुरू से सब शुरू करना है। मुझे ये जबरदस्ती का रिश्ता नहीं चाहिए। मैं भी प्यार करना चाहती हूँ। मैं आम जिंदगी जीना चाहती हूँ। एक आम लड़की का उसके बॉस का साथ प्यार जीना चाहती हूँ। पर 6 महीने का वक्त दीजिए। मैं ये रिश्ते को अपना लूंगी, पर उसके पहले मुझे आप दोनों को जानना है। यशवी के बात सुन रिधान और विधान हाँ में सिर हिला देते हैं। तभी यशवी कहती है, मैं आप दोनों के साथ नहीं रहूंगी, मुझे अपने फ्लैट पर रहना है। रिधान और विधान एक दूसरे के सामने देखते हैं। तभी रिधान कहता है, अगर भागने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारे माँ बाप हमारी निगरानी में है। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। सब लोग जेट में बैठकर वहां से चले जाते हैं। मुंबई पहुंचने के बाद यशवी को फ्लैट पर छोड़कर आते हैं। यशवी फ्लैट के अंदर जाती है। उसकी दोस्त कई दिनों से बाहर गई थी, इसलिए यशवी अभी अकेली थी। यशवी नहा धोकर फ्रेश हो जाती है और सीधा बेड पर जाकर लेट जाती है। कल से यशवी नई शुरुआत करेगी। सुबह यशवी को वाकई में उठने में देर ही चुकी थी। यशवी जल्दी जल्दी तैयार होती है। फ्रिज में दूध भी नहीं था। यशवी एक डब्बा खोलती है जिसमें भी कुछ नहीं था। यशवी को भूख से पेट फटा जा रहा था, पर खाने के लिए कुछ नहीं था और वक्त भी कम था। 9:30 बजे का टाइम था और 9 तो बज गए थे और ऑफिस की दूरी वहां से 2 घंटे की थी। यशवी घर को लॉक कर चाबी अपने साथ लेकर निकल जाती है। यशवी को अब टैक्सी पकड़ना सही लग रहा था, पर टैक्सी उसे वक्त पर नहीं पहुंचा सकती क्योंकि मुंबई का ट्रैफिक ही बहुत है। तभी यशवी को याद आता है, क्यों ना वो रैपिडो कर ले। एक बाइक राइडर कहीं से भी अपनी बाइक निकाल के उसे पहुंचवा सकता है। यशवी जल्दी से बुक कर देती है। 0.10 में बाइक वाला आ जाता है। यशवी उसके पीछे बैठकर चल देती है। यशवी उसे फास्ट चलाने को कहती है। बाइक राइडर उसके इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। अभी कुछ ही दूरी पर पहुंचे थे, तभी 9:30 बज जाते हैं। यशवी उदास हो जाती है। करीब 11 बजे के आसपास यशवी ऑफिस में पहुंचती है। यशवी बाइक से उतरती है और बाइक वाले को पैसे देते हैं। तभी विधान की गाड़ी किसी मीटिंग से आ रही थी। विधान अंदर बैठा था। यशवी का ध्यान विधान पर जाता है। यशवी ने बाइक वाले के कंधे पर हाथ रखा था। यशवी जल्दी से हाथ ले लेती है। विधान की गाड़ी अंदर चली जाती है। यशवी गहरी सांस लेती है और कहती है, निकलो यहां से, देर हो जाए उससे पहले। बाइक वाला चला जाता है। यशवी ऑफिस के अंदर जाकर पहले अपनी एंट्री करती है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है, तुम बहुत लेट हो, इसलिए आज का दिन तुम ना भरने के बरोबर हो। आज के दिन के पैसे कंपनी के रूल के हिसाब से कट हो जाएंगे। यशवी ये सुन चौंक जाती है और हाँ में सिर हिला देती है। यशवी भागते हुए लिफ्ट में जाती है और ऊपर के फ्लो का बटन दबा देती है। यशवी को पहले रिधान के पास जाना था, फिर विधान के पास जाना था। यशवी लिफ्ट से बाहर निकल पहले रिधान के ऑफिस में जाती है और केबिन को नॉक करती है। कम इन। अंदर से एक भारी आवाज आती है। रिधान जो अपने लैपटॉप में काम कर रहा था, वो कहता है, आखिर आपको वक्त मिल गया, मिसेज रिधान रॉय। यशवी अपनी नजरें नीचे कर कहती है, सॉरी सर, उठने में देरी हो गई थी और मुंबई का ट्रैफिक। रिधान यशवी की बात को समझता है। वो कहता है, आज तुम्हारे घर एक गाड़ी आ जाएगी और साथ में ड्राइवर, कहीं भी जाना हो तो वो भी आ जाएगा। यशवी कहती है, नहीं, मुझे कोई सुविधा की जरूरत नहीं है, मैं खुद मैनेज कर दूंगी। रिधान ज्यादा बहस न करते हुए यशवी को देखता रहता है। वही यशवी इधर से उधर देख रही थी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, पर अच्छा भी लग रहा था। रिधान एक फाइल पकड़ा कर कहता है, गेट बैक टू वर्क बटरफ्लाई। यशवी हाँ में सिर हिलाकर फाइल ले लेती है और रिधान का सीडुअल बनाने लगती है। यशवी सोफे पर बैठी बैठी काम कर रही थी। रिधान का सारा काम हो जाता है। यशवी टैब और फाइल लेकर रिधान के पास जाती है और रिधान को देती है। रिधान फाइल लेते हुए यशवी के हाथों को छूने लगता है।
यशवी अपनी आंखें बंद कर देती है, उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था। तभी विधान यशवी की परेशान करने के किए कहता है, मिस्टर विधान के वहां से सारा काम हो जाए, बाद में आपको मेरा एक काम करना है। ये से 18 मालवा उतरकर मिस जूली से एक फाइल लेकर आनी है और वही 18 फ्लोर चढ़कर आना है। ये सुन यशवी चौंक जाती है और रिधान के सामने देखती है। रिधान कहता है, ये लेट आने की सजा है, जान मैं कितना तड़पा हूं तुम्हें देखने के लिए, अब तुम्हें इसकी सजा तो मिलेगी। और डोंट वरी, आज के पैसे तुम्हारी पगार में से कट नहीं होंगे अगर तुमने ये काम कर दिया तो। यशवी हाँ में सिर हिला दिया है और गुस्से से घूरकर वहां से चली जाती है। रिधान मुस्करा रहा था और अपना काम करने लगता है। वही दूसरी ओर यशवी विधान के पास जाती है। विधान के पास जाती ही पहले विधान केबिन में नहीं था, यशवी विधान के केबिन में बैठकर अपना काम करने लगती है। चैप्टर 37 यशवी की परेशानी। अब आगे यशवी हाँ में सिर हिला दिया है और गुस्से से घूरकर वहां से चली जाती है। रिधान मुस्करा रहा था और अपना काम करने लगता है। वही दूसरी ओर यशवी विधान के पास जाती है। विधान के पास जाती ही पहले विधान केबिन में नहीं था, यशवी विधान के केबिन में बैठकर अपना काम करने लगती है। तभी थोड़ी ही देर में विधान कमर में आता है और सीधा जाकर अपने टेबल पर काम करने लगता है। यशवी खड़ी हो जाती है और विधान को फाइल देने को जाती है। तभी विधान यशवी आते ही विधान अपनी चेयर से लीन होकर बैठ जाता है और अपने हाथ अपने दोनों साइड चेयर पर रख किसी राजा की तरफ बैठते हुए कहता है, हम किसी के कंधों पर बहुत हाथ रखे जा रहे हैं। ये सुन यशवी चौंक जाती है और अपने कदम पीछे करने लगती है। विधान खड़े होकर यशवी के पास जाने लगता है। यशवी कहती है, वो हमें बाइक से उतरने गई तो मेरा बैलेंस बिगड़ गया था, इसलिए मुझे सपोर्ट के लिए पकड़ना पड़ा, वरना मैं गिर जाती। विधान अपनी मुड़ी घुमाकर कहता है, तुम बाइक पर कैसे आए? यशवी नजरें नीचे कर कहती है, आज देरी हो गई उठने में, इसलिए रैपिडो करना पड़ा। यशवी की बात सुन विधान यशवी को अपने बेहद करीब कर यशवी के हाथ को पकड़ लेता है, जिस हाथों से यशवी ने उस आदमी को पकड़ा था। यशवी अपना थूक निगलती है। विधान यशवी के कोमल हाथों को छूते हुए कहता है, ये हाथ तब कहाँ जाते हैं जब तुम्हारा पति तुम्हारे सामने हो। यशवी कहती है, वो नहीं वो। यशवी ये सब बोल ही रही थी, तभी विधान यशवी को चूम लेता है। यशवी की आंखें बड़ी हो जाती है। वो बड़ी आंखों से एक टक विधान को देखने लगती है, जो आंखें बंद कर उसे चूमने में बिजी था। यशवी भी अपनी आंखें बंद कर देती है। यशवी के आंखें बंद करने से विधान यशवी के उसी हाथों को पकड़ लेता है और यशवी के हाथों को जोर से दबा देता है। यशवी पूरी कांप जाती है और अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। विधान यशवी के हाथों को पकड़े ही रखता है। कुछ देर बाद विधान यशवी को छोड़ता है। यशवी सवालिया नजरों से नम आंखों से विधान को देखती है। आखिर क्यों किया विधान ने ऐसा? तभी विधान यशवी के उसी हाथ को अपने होठों पर रख उसे सहलाते हुए कहता है, ये हाथ सिर्फ विधान रॉय को छूने चाहिए, मेरा प्यार इस हद तक है कि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता। तभी यशवी कहती है, तो आप मुझे रिधान के साथ क्यों बांट रहे हैं? वो तो आपका दुश्मन है, आप उसने नफरत करते हैं। यशवी की बात सुन विधान यशवी के गालों पर हाथ फिरा कर कहता है, बटरफ्लाई, इसके लिए तुम्हें हम दोनों को जानना होगा। यशवी गहरी सांस लेती है। विधान यशवी का गाल थपथपा के कहता है, आइंदा से अपना ख्याल रखना, किसी भी लड़के के साथ देखी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम सिर्फ रॉयस ब्रदर की हो, सिर्फ और सिर्फ रॉयस ब्रदर की। यशवी हाँ में सिर हिला देती है और सोफे पर बैठकर विधान के पेंडिंग काम कर देती है। तभी उसे याद आता है 18वें फ्लोर उतरकर उसे फाइल लेने जाना है। यशवी विधान से परमिशन लेकर वहां से नीचे की ओर चली जाती है। यशवी सीढ़ियां उतर रही थी। यशवी कुछ 2 माला उतरी ही थी कि उसे थकान होनी शुरू हो जाती है। यशवी हांफने लगती है और अपने मन में कहती है, मम्मा सही कहती थी, मुझे योग करना चाहिए था, अगर करती थी आज फिट होती मैं, पर अब क्या कर सकती हूँ। यशवी 10वें माले तक हौंफते हौंफते उतरती है और वहीं नीचे बैठ जाती है। यशवी थक चुकी थी और ज्यादा हांफ रही थी। यशवी गहरी सांसें लेने की कोशिश करने लगती है और वापस से हिम्मत कर खड़े होने की कोशिश करती है। यशवी खड़ी हो जाती है। अब सिर्फ 3 माले तो उतरने थे। यशवी 3 माले भी धीरे धीरे करके उतरने लगती है और फाइनली वो फ्लो आ जाता है।
वहां भी कई स्टाफ बैठा था और अपने लैपटॉप पीसी में काम कर रहा था। यशवी उन सबको देखती है और जिससे फाइल लेनी है उसके पास जाने लगती है। वही लीना अपने डेस्क पर बैठी थी और अपनी बहन से बात कर रही थी। तभी यशवी वहां से जाती है। लीना की बहन लीना से कहती है, दी, 1 मिनट, आपके पीछे कौन था? जरा अपना फ्रंट कैमरा ऑन करना। अपनी बहन की बात सुन लीन पीछे का कैमरा ऑन करती है। वीडियो कॉल पर और कोई नहीं, यशवी की पुरानी जॉब की कलीग सनाया थी, जो लीना की बहन थी, लीना की बुआ की लड़की थी। लीना यशवी की और कैमरा कर देती है और सानिया को दिखाने लगती है। सानिया को यशवी की सिर्फ पीठ दिखती है। वो कब सानिया कहती है, दी, आप उसके पास थोड़ा जाकर कैमरा ले जाइए ना। लीना खड़ी होती है और यशवी के पास जाती है और यशवी को दिखाने लगती है। तभी यशवी मुड़ जाती है। लीना डे से ही घूमने को होती है। उससे पहले यशवी के हाथ से फाइल नीचे गिर जाती है। यशवी उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है। लीना अब अच्छे से यशवी को दिखा देती है। सानिया का तो मुंह खुला का खुला रह जाता है। वहीं लीना वहां से चली जाती है और अपनी टेबल पर बैठकर कहती है, तुम इस लड़की को कैसे जानती हो? तभी लीना को याद आता है, ये तो वही लड़की है जो रिधान को किस कर रही थी। लीना गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी भींच लेती है। तभी सानिया कहती है, क्या हुआ दी, आप इस तरह क्यों रिएक्ट कर रही है? कोई बात है क्या? तभी लीना कहती है, मुझे इसके बारे में सब बताओ। सानिया सब कुछ बताना शुरू करती है। कैसे वो तरल को पसंद करती थी और पहले क्या क्या हुआ था। उसने ये भी कहा था उस दिन क्लब में ड्रिंक्स में कुछ मिलाकर उससे बर्बाद करने का प्लान था, पर वो भी चौपट हो गया था। लीना ध्यान से एक एक बातें यशवी की सुन रही थी। उसके आंखों में गुस्सा जलन थी, पर सानिया समझ नहीं पा रही थी। चैप्टर 38, यशवी को बुली करना। अब आगे लीना यशवी के बारे में सब डिटेल मंगवाती है और फाइल को रीड करके कहती है, एक मामूली लड़की इस कंपनी के को तक पहुंच गई, नोट बैड, पर उसने मेरे रिधान को मुझसे छीनने की कोशिश की है। उसकी सजा तो उसे मिलेगी जरूर, कहकर तिरछा मुस्करा देती है। तभी सानिया का सिंपल फोन आता है। लीना फोन रिसीव कर कहती है, दी, मैं आपको कहना भूल गई थी, पर उसका काम इतना अच्छा लगा आपके कंपनी के सीईओ को, तो उसे जॉब की ऑफर दे दी। लीना कहती है, हम कोई बात नहीं बेबी गर्ल, मुझे बुरा कोई नहीं होगा। अब इस कंपनी के एक एक पल को मैं यादगार और पेनफुल बना दूंगी कि खुद छोड़कर चली जाएगी। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। लीना की बात सुन सानिया मुस्करा देती है। वही दोनों बहनें कुछ प्लान बनाते हैं और लीना कहती है, ये तो आज ही हो जाएगा। स्माइल विद हॉर्न्स, स्माइल विद हॉर्न्स। लीना फोन रख वहां से खड़ी होती है और अपनी कुछ सहेली को बुलाती है। 2-3 लड़कियां लीना के पास आती है और लीना से पूछती है, क्या हुआ? लीना ज्यादा कुछ तो नहीं, पर ये कहती है, मुझे एक लड़की को सबक सिखाना। आई होप तुम तीनों समझ गई होगी। तीनों लड़कियां भी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्करा देती है। चारों वहां से लिफ्ट में ऊपर की ओर जाने लगती है। वही यशवी थक हार कर 13वें मालवे तक पहुंच जाती है और रिधान का केबिन नॉक करती है। रिधान कमिंग बोलता है। यशवी अंदर आ जाती है और सोफे पर बैठकर फाइल टेबल पर रख देती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। यशवी खांस रही थी, तभी रिधान पानी लेकर यशवी के पास आता है और यशवी की पीठ सहलाकर पानी देने लगता है। यशवी पानी को झटक देती है, जिससे ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। रिधान अपनी गर्दन पर गुस्से से हाथ फिराने लगता है, क्योंकि आज तक ऐसा बिहेव किसी ने नहीं किया था। यशवी वहां से खड़ी होकर रिधान को धक्का देकर चली जाती है। रिधान उसके पीछे नहीं जाता, क्योंकि वो सॉफ्ट नहीं हो सकता था। रिधान अपने कोट को सही कर चेयर पर बैठ जाता है और क्लीनिंग के लिए एक पियून को बुलाता है। यशवी हांफते हुए वॉशरूम में आती है और ठंडे पानी से अपना चेहरा धोने लगती है। यशवी का पूरा बदन पसीने से लथपथ था। यशवी एक पेपर की मदद से खुद को हवा देने लगती है। उसे बहुत ही गर्मी लग रही थी और बार बार अपना चेहरा पोंछ रही थी। तभी पीछे से आकर कोई यशवी के मुंह को काले कपड़े से कवर कर देता है। यशवी चिल्लाते हुए कहती है, कौन है, कौन है? पर कोई जवाब नहीं देता। यशवी को कोई दिखाता नहीं है। यशवी डे से ही आगे जाने को होती है। तभी उसके ऊपर पोछे मारने का गंदा पानी पड़ता है। यशवी को बहुत ही गंदी स्मेल आने लगती है।
तभी एक लड़की आकर यशवी को एक धक्का मार देती है और एक टॉयलेट में बंद कर देती है। वो टॉयलेट सुबह ही किसी लड़की ने बिगाड़ के रखा था और ना ही सुबह किसी ने साफ किया था। यशवी को गंदी स्मेल आने लगती है और वो वॉमिट करने की होती है। यशवी के मुंह पर अभी भी काला कपड़ा था। यशवी जल्दी से उस कपड़े को खोलने की कोशिश करती है। थोड़ी ही देर में कपड़ा खुल जाता है। यशवी अपना नाक बंद कर देती है कपड़े से क्योंकि बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। तभी अचानक यशवी को वॉमिट हो जाती है। यशवी खुद को संभालने के लिए वॉल का सहारा लेती है और दरवाजा खटखटाने लगती है, पर कोई नहीं सुनता। यशवी की हालत खराब हो रही थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अपने हाथों को दरवाजे पर मारे ही जा रही थी। करीब आधे घंटे बाद कोई अंदर आता है और आवाज आते देख उस दरवाजे को खोल देता है। यशवी दरवाजे से ही लगी हुई थी। वो सीधा फर्श पर ही गिर जाती है और बेहोश होने को होती है। वही जो औरत वॉशरूम में आई थी, उसकी उम्र करीब 45 साल के आसपास थी। वो औरत जल्दी से यशवी को पकड़ लेती है और अपने पर्स में से पानी की बोतल में से थोड़े से छींटे यशवी के ऊपर डालती है। यशवी अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है। तभी वो औरत कहती है, बेटा तुम ठीक तो हो और ये सब क्या है, तुम अंदर कैसे आए? यशवी बाहर की तरफ उंगली दिखा देती है। वो औरत पीछे मुड़कर कहती है, बेटा वहां तो कोई नहीं है, तुम किसकी बात कर रही हो? ये सब छोड़ो, उठो चलो, मैं तुम्हें घर लेकर चलती हूँ। वहां तुम आराम करना और पहले चेंज कर लेना। कहकर वो औरत किसी को कॉल कर देती है। 2 बाउंसर लेडी वहां आती है और यशवी को उठा लेती कर सपोर्ट देते हुए वहां से के जाने लगती है। वो लोग प्राइवेट लिफ्ट से गाड़ी तक जाते हैं ताकि कोई यशवी की हालत पर हंस ना दे। वो औरत भी पीछे पीछे चल देती है। उसने सिंपल सी साड़ी पहनी थी, पर चेहरे से अमीर दिख रही थी। ना कोई घमंड ना कोई रोग, बस ममता की मूरत और चेहरे से थोड़ी से कमजोर, क्योंकि हाल ही में उनकी तबीयत खराब हुई थी। वो औरत यशवी के साथ पीछे की सीट पर बैठी थी और परेशानी से यशवी को देखे जा रही थी और अपने हाथ उसके माथे पर फिरा कर कहती है, सब सही होगा बेटा, तुम्हारी हालत जिसने ऐसी की है उसे सजा मिलकर रहेगी। मेरा बेटा वहां का मालिक है। दोनों उस औरत के विला आ जाते हैं। विला बहुत बड़ा था, पर उस विला में सिर्फ वो औरत ही रहती थी। उसका बेटा भी उसके साथ नहीं रह रहा था। वो औरत हमेशा मौका ढूंढती थी, कोई आकर उसके साथ रहे। उसे कोई साथ रहना चाहिए था, पर मैस के सिवाय कोई रहता नहीं था। वो दोनों बाउंसर गर्ल दूसरी गाड़ी से बाहर आती है और यशवी को एक कमरे में ले जाती है। यशवी की अब होश आ चुका था। वो अब धीरे से वॉशरूम में आती है। वो औरत गर्म पानी और ठंडा पानी का नल बाथ टब में चालू कर देती है और यशवी की सारी जरूरत का सामान यहाँ है दिखा देती है और कहती है, देखो बेटा, कोई भी चीज चाहिए तो मुझे कह देना और तुम्हारे कपड़े में अभी मंगवा देती हूँ, क्योंकि मेरे यहाँ कोई है नहीं, मेरा सिर्फ एक बेटा ही है। अभी यशवी को नहाना था, इसलिए वो ज्यादा कुछ नहीं पूछती, कौन बेटा है और आप कौन है? वो हाँ में सिर हिला देती है। वो औरत वहां से चली जाती है। यशवी पहले शैम्पू और साबुन ले लेती है और जल्दी से अपने कपड़े उतारकर वहां नहाने लगती है और खुद को रगड़ रगड़ कर क्लीन करती है। चैप्टर 39 यशवी का खो जाना। अब आगे। यशवी नहाकर फ्रेश हो जाती है और बाथरोब पहनकर बाहर आती है। अब उसे अच्छा फील हो रहा था। यशवी बेड पर बैठ जाती है और आराम करने लगती है। उसे कोई होश नहीं था। वही शाम हो चुकी थी। विधान और रिधान दोनों घड़ी में देखते हैं। बहुत देर हो चुकी थी, पर यशवी केबिन में नहीं आई थी। अब दोनों यशवी को कॉल करते हैं, जिससे यशवी का कॉल बिजी दिखाता है। दोनों की आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। दोनों केबिन में से बाहर निकलते हैं और यशवी के डेस्क के पास जाते हैं। डेस्क पर कोई नहीं था, सिर्फ यशवी का फोन पड़ा था। एक साथ रिधान और विधान को सब स्टाफ चौंक गया था। किसको उनकी टकराने के चर्चे नहीं खबर हो, सब लोग खुसर फुसर कर रहे थे। तभी उनमें से यशवी के सामने बैठे लड़के को वो लोग वहां अपने केबिन में बुलाते हैं। वो लड़का कंफ्यूज हो जाता है, पहले किसके साथ जाए, रिधान की विधान। तभी रिधान कहता है, हम तीनों मेरे केबिन में चलते हैं। वो लड़का हाँ में सिर हिला देता है, पर वो डर रहा था, आखिर उसने ऐसा तो क्या किया, सब उसे बुला रहे हैं। वो लड़का उनके पीछे पीछे चला जाता है। तभी उसे याद आता है, शुरुआत के दिन में जब यशवी आई थी तब उसने स्टोर रूम में छुपने का आइडिया दिया था। जब वो यशवी को लिफ्ट में मिला था, कहीं यशवी ने ये सब बता तो नहीं दिया, ना कहीं उसकी शिकायत तो नहीं की ना
वो डर रहा था। तभी रिधान और विधान केबिन में खड़े होकर कहते हैं, मिस यशवी कहाँ है? वो अपने डेस्क पर क्यों नहीं है? ये सुन वो लड़का चौंक जाता है। दोनों सीईओ यशवी के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तभी वो लड़का कहता है, नहीं सर, मुझे नहीं पता, आज सुबह सिर्फ एक बार यशवी आई थी, वो भी अपना फोन रखने के लिए, उसके बाद वो डेस्क पर आई ही नहीं है और ना ही किसी ने देखा उसे इस फ्लो पर। ये बात सुन दोनों चौंक जाते हैं, आखिर ऐसा कैसा ही सकता है। वो दोनों एक नज़र उस लड़के के सामने देखता है, लड़का समझ जाता है और कहता है, ओके सर, मैं किसी को नहीं कहूंगा, यहाँ क्या बात होगी। विधान उसके कंधे पर हाथ रख कहता है, इसी में सब में भलाई है। वो लड़का अपने पसीने पोंछने लगता है, कहा कभी वो किसी मैनेजर के भी मुंह नहीं लगता था और आज उसे कंपनी के मालिक से मुंह लगाना पड़ रहा है। रिधान और विधान अपने गर्दन पर हाथ रख घुमाने लगते हैं। तभी वो सीसीटीवी कैमरा चेक करने के लिए सिक्योरिटी ऑफिस चले जाते हैं। दोनों सिक्योरिटी ऑफिस में पहुंच जाते हैं और गार्ड को सीसीटीवी पूरे दिन की चलाने को कहते हैं। सुबह से के रिकॉर्डिंग में यशवी सब जगह दिख रही थी। यशवी 13 माल चढ़कर उतरी और उपाय वो भी रिधान और विधान ने देखा। रिधान को बहुत बुरा लग रहा था, उसकी बटरफ्लाई कितना थक गई थी, फिर भी उसने एक आउच भी नहीं की। विधान को भी गुस्सा आया था, आखिर वो लिफ्ट से क्यों नहीं गई। वो लोग एक टक यशवी को देखते हैं। आखिर में यशवी रिधान के केबिन में जाती है फाइल देने के लिए और वहां से बाहर निकल जाती है और लॉबी से वॉशरूम की ओर जाने लगती है। यशवी वॉशरूम की ओर जा पाती उससे पहले पूरी स्क्रीन पर सीसीटीवी कैमरा बंद हो जाते हैं। सभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। ये देख विधान गुस्से से कहता है, ये क्या हुआ, आगे के रिकॉर्ड्स कहाँ गए? ये सुन वो गार्ड कहता है, सर मैं देखता हूँ, कहकर कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लगता है। वही विधान परेशानी से इधर से उधर चलने लगता है। उसे कुछ अजीब सी फीलिंग हो रही थी, कहीं यशवी बाहर तो नहीं चली गई, पर ऐसा होता तो उनके गार्ड्स को पता होता। दोनों परेशान थे, यशवी ठीक तो होगी ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं होगा ना, यही सब दोनों मन में विचार आ रहे थे। तभी वो गार्ड कहता है, सर किसी ने सिस्टम के साथ छेड़खानी की है, हमें हमारे एक्सपर्ट को बुलाना होगा और रिकॉर्डिंग को वापस लाना होगा, किसी ने सारे रिकॉर्ड हटा दिए हैं। रिधान कहता है, जो करना है जल्दी करो, 1 घंटे में मुझे सब कुछ मेरे सामने चाहिए। वो गार्ड डर जाता है और कहता है, जी सर, कहकर अपने ऑफिस के एक्सपर्ट को कॉल कर जल्दी से रूम में बुला देते हैं। 2 लड़की और 1 लड़का वहां आते हैं और आपके लैपटॉप और जो भी जरूरी सामान है वो सब लेकर बैठ जाते हैं और सिक्योरिटी तोड़कर उसे वापस न्यू सिक्योरिटी लगाने की कोशिश करने लगते हैं। वही विधान और रिधान नीचे के फ्लो पर चले जाते हैं और अपने गार्ड्स से सब कुछ पूछने लगते हैं। गार्ड्स कहते हैं, उन्होंने यशवी मैम को कहीं जाते हुए नहीं देखा। विधान और रिधान दोनों परेशान होकर कहते हैं, जाओ जल्दी से उसे ढूंढो, चाहे पूरे शहर में ही क्यों ना ढूंढना पड़े। ये बात सुन सब गार्ड्स वहां से बाहर चले जाते हैं। रिधान कमिश्नर से बात कर देता है और पूरे मुंबई शहर के पुलिस यशवी को ढूंढने में लग जाते हैं। विधान के गार्ड्स पहले हर जगह ऑफिस में ढूंढने लगते हैं। यशवी कहीं नहीं मिलती। अब रिधान और विधान बहुत परेशान हो गए थे। वो दोनों वापस सिक्योरिटी ऑफिस जाते हैं और पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा रिकॉर्ड वापस लाने में? एक्सपर्ट कहते हैं, सर सिर्फ 3 घंटे और सब हो जाएगा। रिधान और विधान वही बैठ जाते हैं, उन्हें अपने सिर पर हाथ रख दिया था। वही दूसरी ओर यशवी आराम से टेबल पर बैठी बैठी खाना खा रही थी और वो औरत यशवी के बाल सहलाते सहलाते हुए उसे प्यार दे रही थी। यशवी मुस्करा रही थी। आज उसे अपनी मम्मी की जो याद आ गई थी। यशवी को तो कोई होश नहीं था बाहर क्या हो रहा था। यशवी शांति से खाए जा रही थी, उसके सामने 56 भोग लगाए हुए थे। तभी वो औरत कहती है, शांति से खाओ बेटा, गले में अटक जाएगा। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। वही दूसरी ओर रिधान और विधान के ऑफिस में, रिधान कैंटीन एरिया में बैठा था और विधान ऊपर छत पर था। उन दोनों की आंखें लाल थी पर उनके चेहरे पर उदासी साफ दिखाई दे रही थी। विधान अपनी आंखें बंद कर ठंडी हवाओं को अपने चेहरे पर आने देता है और कहता है, कहाँ हो बटरफ्लाई, हमें छोड़कर कहाँ चली गई हो, वापस आ जाओ। वही नीचे कैंटीन में बैठा रिधान भी सोचने डूबे हुए कहता है, बटरफ्लाई आई एम सॉरी, तुम्हें मैं कोई भी सजा नहीं दूंगा, आ जाओ मेरे पास। तभी दोनों का फोन बजता है।
रिधान के फोन पर किसमिस लिखा हुआ था और विधान के फोन और माँ लिखा हुआ था। रिधान फोन उठा लेता है और कहता है, बोलो किसमिस बहन। किसमिस कहती है, भाई आप कहाँ है। चैप्टर 40 यशवी का मिलना। अब आगे रिधान का और विधान दोनों का फोन बजता है। रिधान की आंख में भी आंसू थे और रिधान की आंखों में भी आंसू थे। दोनों यशवी को अपने साथ चाहते थे, पता नहीं दोपहर से यशवी कहाँ चली गई। दोनों अपनी ही उलझनों में लगे हुए थे, तभी उनकी शांति को भंग करते हुए फोन बजता है। रिधान अपने फोन की स्क्रीन पर देखता है जहां किसमिस लिखा हुआ था। किसमिस यानी उसकी छोटी बहन का फोन था, वही विधान के फोन में मां लिखा हुआ था। वो भी फोन उठा देता है। रिधान ऑन कॉल कहता है, हाँ बोलो, क्या हुआ मेरी किसमिस को कैसे याद किया अपने बड़े भाई को। किसमिस पाउट कर कहती है, जाओ मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप जैसे मुझे भूल ही गए हो। ऐसा होता है भला, ना कॉल करते हो ना घर आते, और आजकल आप रहे कहाँ रहे हो। मैं मेरे फ्लैट से घर आए तो देखा आप थे ही नहीं, और मैस से पता चला पिछले कुछ दिनों से आप घर ही नहीं आए, ना कोई मैसेज छोड़ है। रिधान कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ जरूरी काम था इसलिए। किसमिस कहती है, ओके। रिधान कहता है, तुम अभी सो जाओ, कल सुबह मैं आता हूँ घर। किसमिस कहती है, ओके भाई, पर पक्का आना। रिधान हाँ में सिर हिला देता है। वहीं दूसरी ओर विधान सो हो रहे नाम को देखता है और कॉल को उठा देता है और अपनी आंखें बंद कर देता है। सामने से एक आवाज आती है, कहा बेटा, आज कल घर नहीं आए, अपनी माँ से नाराज हो क्या। विधान कहता है, नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा परेशान हूँ और अकेला रहना चाहता हूँ। उसकी माँ कहती है, घर आ जाओ, अपनी माँ के बनाए हाथों को खाना खाओगे, सब कुछ भूल जाओगे। विधान कहता है, नहीं माँ, अभी नहीं, किसी और दिन आऊंगा। वैसे आपने दवाई ली और आप टाइम से दवाई लेती है ना। उसकी माँ कुछ कहने जाती तभी टीवी का वॉल्यूम तेज हो जाता है। ये विधान को भी सुनाई देता है। विधान कहता है, घर में कौन आया है। उसकी माँ अपने कानों पर हाथ रख कहती है, बेटा वो मैं तुम्हें बतानी ही वाली थी। विधान कहता है, हेलो हेलो मोम, आवाज नहीं आ रही। टीवी की तेज आवाज की वजह से ऐसा हो रहा था, घर का होम थिएटर भी शुरू हो चुका था। यशवी सोफे पर बैठी टीवी के रिमोट को मार रही थी, या ये कहे कि उसे चालू करने की कोशिश कर रही थी। रिमोट तो सही था पर उसे चलाना नहीं आता था। तभी वो औरत उसके पास जाकर कहती है, इस तरह से नहीं, इस तरह से करना है, कहकर वॉल्यूम बंद कर देती है। यशवी गहरी सांस लेती है और कहती है, थैंक यू सो मच वंदना आंटी। यशवी की आवाज सुन विधान चौंक जाता है और कहता है, हेलो हेलो मोम, आप सुन रही है क्या। वंदना जी को अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है और वो कान पर फोन लगा कर कहती है, हाँ बोलो बेटा, क्या कह रहे थे तुम। विधान कहता है, आप अभी कहाँ है। वंदना जी कहती है, मैं घर पर हूँ, क्यों, क्या हुआ। विधान कहता है, माँ आप वही रहिए और उस लड़की को जाने मत देना। वंदना जी कहती है, कौन कौन सी लड़की की बात हो रही है। आगे कुछ कहती उससे पहले तो विधान फोन काट देता है और भागकर नीचे लिफ्ट में आता है। विधान पहले अपने केबिन में जाता है और कार की को ले लेता है। विधान केबिन से बाहर जाकर नीचे के फ्लोर पर चला जाता है। रात हो चुकी थी, कोई स्टाफ नहीं था, सिर्फ सिक्योरिटी वाले ही थे। विधान कंपनी के बड़े से हॉल से जा रहा था, तभी उसकी नजर एक जगह जाकर धम सी जाती है जहां रिधान बैठा था। रिधान कुछ सोच में डूबा हुआ था। तभी विधान कदम अपने आप ही रिधान की ओर बढ़ जाते हैं। विधान रिधान के पास जाकर रुक जाता है और उसके सामने जाकर खड़ा रह जाता है। रिधान एक टक अपने कॉफी को घूरे जा रहा था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कब से एक ही चीज सोच रहा था, यशवी उसके केबिन से निकली तो शायद वो वॉशरूम की ओर ही गई होगी। रिधान की दिमाग की बत्ती जलते ही रिधान एक नजर ऊपर देखता है और विधान को इशारा से ऊपर आने को कहता है। रिधान और विधान दोनों ही भागने लगती है। दोनों ही डरे हुए थे। दोनों सीसीटीवी ऑफिस रूम में जाते हैं, तब तक सब ठीक हो चुका था। तभी रिधान कहता है, वॉशरूम के लॉबी वाली फुटेज को चेक करे। वो गार्ड फुटेज चेक करते हैं। एक औरत यशवी को अपने बाउंसर के साथ ले जा रही थी। यशवी की हालत कुछ ठीक नहीं थी। विधान स्क्रीन को देख कहता है, अच्छा मोम लेकर गई उसे।
कहकर वो वहां से जाने लगता है, पर रिधान एकटक बस उस औरत को देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसे तो अपनी बटरफ्लाई से मिलना था, पर उसके लिए वो विधान के घर पर थी, पर वो वहां नहीं जा सकता था। विधान भी रुक जाता है और रिधान को देखता है और बिना उसकी ओर देखे कहता है, तुम चाहो तो चल सकते हो। इन सब में बटरफ्लाई की कोई गलती नहीं है। उससे इतने घंटे दूर रहकर तुम पर क्या बीती होगी मैं समझ सकता हूँ। हमारी बीती जिंदगी के राज को दफन ही रहने दो। रिधान गहरी सांस लेता है। उसे अपनी बटरफ्लाई के पास जाना था, पर उस औरत के होते हुए नहीं जा सकता था। पर वो करता भी क्या, वो अपने दिल के खातिर कुछ भी कर सकता था। रिधान और विधान दोनों अपनी अपनी कार में बैठकर वहां से विधान के घर के लिए निकल जाते हैं। कमिश्नर साहब को भी बता दिया था कि यशवी मिल चुकी थी। उनकी इतनी मदद के लिए थैंक यू भी कहते हैं। वही दोनों आज अपनी अपनी गाड़ियां खुद ही ड्राइव कर रहे थे और दोनों की स्पीड ज्यादा ही थी। विधान विला में पहुंच जाते हैं। पीछे ही रिधान की गाड़ी भी थी। विधान गाड़ी से उतरकर भागते हुए विला में जाता है। वही रिधान गाड़ी से उतरकर विला को एक बार देखता है और देखते ही रह जाता है। उसे अपने कानों में किसी के खेलने की आवाज आती है। जैसे के दो बच्चे बहुत खुश हो और एक दूसरे के साथ खुश होकर खेल रहे हो। रिधान ये सब याद कर रहा था। उसकी आंखें से एक बूंद आंसू गिर जाते हैं। रिधान अपने आंसू पोंछकर विला के अंदर चला जाता है। वही विधान भागते हुए अंदर आ जाता है और यशवी को सोफे पर बैठा देख उसके चेहरे पर ना जाने वाली खुशी आ जाती है। वही वंदना जी विधान को देख खुश हो जाती है और सामने देख खड़ी होकर जैसे ही अपने हाथ फैला के अपने बच्चे को गले लगाने के लिए जैसे ही बुलाती है, वैसे ही उनकी नजर पूछे खड़े शख्स पर जाती है और उनकी आंखें बड़ी के बड़ी रह जाती है। वही दूसरी ओर लीना अपने घर में घूमते हुए कहती है, आखिर कहाँ गई होगी वो लड़की, किसने बाहर निकाला, ना किसी ने जाते हुए देखा ना किसी ने कैसे। कहकर कुछ सोचने लगती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आइडिया आता है और कहती है, ये तभी हो सकता जब कोई ऑफिस के ओनर और कोई हमारा सीनियर यशवी को प्राइवेट लिफ्ट में के जाए, पर कौन करेगा रॉय फैमिली से यशवी की मदद। अगर रिधान सर ने मदद की होती तो पक्का में फंसती और मुझ पर नाम आता। लीना खड़ी होकर कहती है, मुझे कुछ सोचना ही होगा, कहकर बेड पर लेट जाती है। वहीं दूसरी ओर रेखा जी कब से यशवी को कॉल कर रही थी, पर यशवी अपना फोन उठा भी नहीं रही थी। उठाए भी कैसे, यशवी का फोन तो रिधान के केबिन में है। वो कब से परेशान हो चुकी थी और कहती है, मुझे ये लड़की को मुंबई भेजना ही नहीं था। वहां जाकर अपनी सारी हदें भूलते जा रही हैं। आगे कुछ गलत कर दिया तो मैं इनके परिवार को क्या मुंह दिखाऊंगी। एक बच्ची का भी ख्याल मुझसे ना रखा गया। रेखा जी ये सब सोच में ही थी। चैप्टर 41 यशवी का परेशान होना। अब आगे यशवी सोफे पर बैठी थी और विधान को देख चौंक जाती है। वही विधान के माँ भी पीछे खड़े शख्स को देख चौंक जाती है, क्योंकि पीछे और कोई नहीं रिधान खड़ा था। वंदना जी रिधान को देख खुश होती है और दे से अपने कदम आगे बढ़ाने को होती है। तभी रिधान अपना हाथ दिखाकर कहता है, आगे आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ सिर्फ अपने मतलब के लिए आया हूँ। ये सुन वंदना जी का दिल टूट जाता है। वो उदास हो जाती है और वो विधान को देखने लगती है। विधान गुस्से से पीछे मुड़कर कहता है, तुम्हें यहाँ जिससे मिलना है मिल के चले जाओ। मेरी माँ के घर में मेरी माँ से ऐसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। रिधान कुछ नहीं कहता और यशवी को देखता है, जो कब से उन दोनों को ही देख रही थी। रिधान कहता है, हमारे घर चलो बटरफ्लाई। यशवी को अभी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, आखिर चल क्या रहा है। वो विधान की तरफ देखती है। विधान कहता है, तुम यहाँ रुक सकती हो बटरफ्लाई, ये तुम्हारा घर भी है। यशवी ये सुन चौंक जाती है और आसपास देखती है। इतना बड़ा घर, वो भी उसका। सच, ये कहकर वो कुछ कहने को होती है। तभी रिधान कहता है, देखी बटरफ्लाई, मुझसे यहाँ एक भी पल नहीं रुका जाएगा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यशवी को कुछ समझ नहीं आता। तभी विधान कहता है, तुम अपने खुद के पति के घर में रह सकती हो। ये सुन रिधान रोब से कहता है, ये घर मेरे दादा यानी अमर रॉय का है और किसी ने अभी तक उनके नाम से ये घर नहीं कराया। खुद मिस्टर रॉय ने भी। रणधीर, विधान और रिधान के पापा ने। तभी वंदना जी कहती है, बेटा मिस्टर रॉय नहीं डेट कह सकते हो। तभी रिधान कहता है, मैंने कहा ना यशवी, चलो मेरे साथ घर पर।
तभी वंदना जी कहती है, मतलब मैं समझी नहीं, ये लड़की दोनों के साथ कैसे रह सकती है? क्या दोनों की दोस्त है? रिधान कहता है, ये मेरी बीवी है और मेरी बीवी मेरे साथ चलेगी, कहकर यशवी का हाथ पकड़ लेता है। यशवी अपनी आंखें बड़ी कर देती है। वही विधान आगे आकर कहता है, ये मेरी भी बीवी है और ये मेरा घर है। मेरी बीवी मेरे घर मेरे साथ मेरे कमरे में रह सकती है। अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम रह सकते हो। ये सुन रिधान का ध्यान घर की तरफ जाता है। उसे अपने कानों में कुछ हंसी सुनाई देती है। वो अपने विचार को झटक देता है और यशवी का हाथ पकड़ कहता है, चलो बटरफ्लाई। यशवी रिधान के सामने देखती है। विधान उस हाथ पकड़ कहता है, यशवी आई थिंक तुम्हें शादी के बाद अपनी मदर इन लॉ के पास रहना चाहिए। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। तभी रिधान दांत पीसते हुए कहता है, पर ये मेरी माँ नहीं है, तुम्हें यहाँ नहीं रहना होगा। यशवी अपने बाल खुजाने लगती है। मतलब क्या है इसका? विधान की माँ रिधान की माँ नहीं है और रिधान उन्हें नापसंद करता है। पर एक सेकंड, रिधान और विधान के डेट तो एक है, तो माँ क्यों अलग है? दोनों रॉयस ब्रदर है ना, तो ऐसा क्यों? यशवी की छोटे से दिमाग में ये सब चल रहा था। वो सोच में पड़ जाती है। यशवी को अब रोना आ रहा था। आखिर उसके आसपास हो क्या रहा था? एक तरफ रिधान खींच रहा था, एक तरफ विधान खींच रहा था। यशवी चिल्ला कर कहती है, बस बस, कब से लगा रखा है यशवी, ये यशवी वो यशवी ये। मुझे मेरे घर जाना है, मेरे फ्लैट पर, और कोई भी आप दोनों में से मेरे पीछे नहीं आएगा, कहकर वंदना जी के पास जाती है और कहती है, आंटी आप अपने ड्राइवर को कहकर मुझे अपने घर तक ड्रॉप करवा सकती है। मैं खुद चली जाती, पर मेरे पास मेरा पर्स और फोन दोनों मेरे पास नहीं है और इतनी रात को मुझे यहाँ से बस रिक्शा कुछ नहीं मिलेगा, कहकर आंटी के गले लग जाती है। आंटी कहती है, बेटा घर आते रहना। यशवी हाँ में सिर हिला देती है। यशवी कहती है, मेरा फोन मुझे मिलेगा, मैं ऑफिस भूल चुकी हूँ, मम्मा कॉल कर परेशान हो चुकी होगी। विधान अपना फोन देता है और कहता है, आंटी से मेरे फोन से बात कर लो और कह देना मेरा दूसरा नंबर है। यशवी हाँ में सिर हिला देती है और गार्डन एरिया में चली जाती है। वही वंदना जी रिधान के पास जाने लगती है। तभी रिधान अपने हाथ आगे कर उन्हें रुकने को कहता है और खुद बाहर चला जाता है। वही विधान अपनी माँ को गले लगा कर कहता है, वो इंसान भी मिस्टर रॉय की कॉपी है, आपको उसके पास जाने की जरूर नहीं है, वो भी उसी इंसान की तरह हट करेगा। वंदना जी रोने लगती है। वही विधान उनको सहलाने लगता है। वही यशवी बाहर आती है और अपनी माँ को कॉल कर देती है। यशवी की माँ गुस्से से बेड पर लेटी थी। अननोन नंबर देख जल्दी से फोन उठा देती है और कहती है, हेलो कौन? यशवी कहती है, मम्मा। रेखा जी कहती है, यशवी तुम, और ये नंबर किसका है? और तुम्हारा फोन कहाँ है? कब से फोन बज रहा है और तुम उठा भी नहीं रही हो? आखिर चल क्या रहा है? देखो यशवी मुझे गुस्सा आ रहा है, तुम वापस हमारे शहर आ जाओ, हमें कोई ज्यादा पैसा नहीं कमाना, तुम बिगड़ चुकी हो, पता नहीं वहां क्या करती हो क्या नहीं। यशवी अपने मुंह पर हाथ रख देती है और रोने लगती है और आवाज नहीं निकालती और गहरी सांस लेकर कहती है, मम्मा सॉरी, वो मेरा फोन बिगड़ गया है, पता नहीं मुझे रिंग सुनाई ही नहीं दे रही, इसलिए सोना के पास एक एक्स्ट्रा फोन था तो मैं नया सिम लेकर आई हूँ, मैं इस नंबर और मेरे नंबर से फोन किया करूंगी, और डोंट वरी मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं कर रही हूँ। रेखा जी को बहुत ही मनाने ने पर वो मान जाती है। यशवी थोड़ी बहुत बातें कर फोन रख देती है और अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस लेती है। उसका सिर आसमान की ओर था। तभी पीछे से आगे कोई उसे गले से लगा देता है। यशवी कुछ नहीं कहती और उस इंसान के हाथ को कसकर पकड़ लेती है। शायद उसे भी किसी के सहारे की जरूरत थी। यशवी थक चुकी थी। लड़ते लड़ते वही वो शख्स अपना सिर यशवी के कंधे पर रख देता है। यशवी अपना सिर उसके सिर से जोड़ देती है। चैप्टर 42 बटरफ्लाई। यहाँ क्या कर रही हो? अब आगे। यशवी चांद की रोशनी अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। तभी उसे अपने पीछे कुछ महसूस होता है। यशवी अपने पेट पर लपटे हाथ को पकड़ लेती है और अपनी आंखें बंद कर महसूस करने कहती है। तभी उसके कानों में एक आवाज आती है, बटरफ्लाई, यहाँ क्या कर रही हो? यशवी नामे सिर हिला देती है और कुछ नहीं कहती है। तभी रिधान यशवी को अपने आगे कर उसके दोनों गाल पकड़ कहता है, चाहो तो तुम मेरे साथ चल सकती हो।
यशवी रिधान की आंखों में देखे जा रही थी, वही रिधान भी यशवी की आंखों में देखे जा रहा था। दोनों एक दूसरे को देखे ही जा रहे थे। तभी यशवी रिधान के होठ पर अपने होठ रख देती है। यशवी को इस कदर करता देख रिधान चौंक जाता है। गार्डन में कोई नहीं था सिवाय यशवी और रिधान के। दोनों अंधेरे आसमान में चांद की रोशनी के नीचे खड़े थे। यशवी अपने दोनों हाथों को रिधान के कंधे पर रख देती है, वही रिधान यशवी को अपने करीब कर देता है और दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। दोनों को कोई होश नहीं था। यशवी के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, पर उसे ही नहीं पता था ये आंसू किस बात के हैं। यशवी अपने हाथों से रिधान के बाल सहलाने लगती है। वही ऊपर कमरे की बालकनी में खड़ा शख्स यानी विधान उन दोनों को देखने लगता है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे, वो बस एक टक उन दोनों को देखे जा रहा था। रिधान अपने हाथ यशवी की पीठ पर चलाने लगता है। अब यशवी कंट्रोल खो रही थी और गहरी गहरी सांसें ले रही थी। तभी रिधान यशवी को अलग कर देता है। यशवी गहरी सांसें लेने लगी थी। तभी उसका ध्यान ऊपर विधान की तरफ जाता है, जो उसे ही देखे जा रहा था। तभी यशवी रिधान को देख कहती है, मैं आपके साथ नहीं आना चाहती, मैं यही रहना चाहती हूँ। मुझे आंटी के संभालना होगा। मुसीबत के वक्त उन्होंने मुझे संभाला था, अब मेरी बारी। ये सुन रिधान एक टक दर्द भरी नजरों से यशवी को देखता है। यशवी एक नज़र रिधान को देखती है और रिधान के गले लग जाती है। रिधान कसकर यशवी के गले लग जाता है। यशवी गले लगी हुए ही कहते हैं, मुझे माफ कर दीजिए, पर आज रात की ही बात है, फिर सब सही हो जाएगा, मैं कल आपके सामने होने वाली हूँ। ये सुन रिधान यशवी के माथे पर किस कर देता है और वहां से चला जाता है। यशवी नीचे से और विधान ऊपर से कमरे से यशवी को देखता है। दोनों एक दूसरे को देख रही थी। तभी यशवी गहरी सांस लेकर विधान के आप जाने लगती है। यशवी के कदम नहीं बढ़ रहे थे, फिर भी वो चलकर आती है। यशवी विधान के कमरे तक पहुंच जाती है और उसके कमरे में नोक करके चली जाती है। विधान तो कब से अपनी बीवी का इंतजार कर रहा था। यशवी विधान के कमरे में जाती है और पूरे कमरे को आसपास देखती है। कमरा बहुत सुंदर था। यशवी कमरे के अंदर आ जाती है। तभी अचानक से लाइट चली जाती है और डोर लॉक हो जाता है। यशवी कुछ कर पाती या कुछ कर सकती उससे पहले कोई उससे बेड पर धक्का मार देती है। यशवी सीधा बेड पर गिर जाती है। एक शख्स यशवी के ऊपर था। यशवी खुद को छुड़ाने लगती है। तभी एक धीमी मगर बेहद मैग्नेटिक आवाज आती है, बटरफ्लाई। यशवी के शरीर के तार हिल जाते हैं। यशवी लंबी सांसें लेने लगती है। यशवी को पता चल गया था, ये और कोई नहीं बल्कि विधान है। विधान यशवी के चेहरे से लेकर गले तक अपनी उंगलियां चला रहा था। वही यशवी आंखें बंद कर लेटी हुई थी। तभी विधान यशवी के गाल पकड़ अपने होठ यशवी के होठ पर रख देता है। यशवी चौंक जाती है। उसके लिए ये सब नया था, पहले किसी और आदमी के साथ, अब किसी और के साथ। उसे बहुत अजीब लग रहा था। फिर भी वो अपनी पकड़ विधान के कंधे से पकड़ लेती है। यशवी और विधान दोनों एक दूसरे को चूमे जा रहे थे। वही विधान के हाथ यशवी के बदन पर चलने लगे थे। यशवी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। वही विधान यशवी के पेट के ऊपर और गले के नीचे अपने हाथ फिरा रहा था, जिससे यशवी की हालत खराब हो रही थी। वो खुद पर अपना कंट्रोल नहीं कर सकती थी। तभी एक झटके में यशवी का टॉप विधान उतार देता है और यशवी के ऊपर आकर हर जगह लव बाइट देने लगता है और साथ में चूमने भी लगता है। यशवी अपने आंखें बंद किए उस एहसास में खोए हुए थी। उसे कभी भी रिधान के करीब जाना गलत नहीं लग रहा था। यशवी अपने दोनों पैर विधान की पीठ पर रख देती है और दोनों चूमने लगते हैं। तभी रिधान यशवी को सांस ना लेता देख यशवी को छोड़ देता है। यशवी गहरी गहरी सांसें लेने लगती है और उठकर बैठ जाती है। विधान टेबल पर रखे ग्लास से 2-3 ग्लास तो वही के वही पी लेता है। विधान यशवी के बगल बेटा था। वो दोनों एक दूसरे के लिए कुछ नहीं देखना। विधान भी वहां से चला जाता है। यशवी लेटी रहती है और एक टक ऊपर देखती रहती है। यशवी पिलो लेकर साइड कर सो जाती है। चैप्टर 43 रॉयस ब्रदर विद हिज बटरफ्लाई। अब आगे। यशवी और विधान एक दूसरे को किस कर रहे थे। तभी यशवी गहरी सांसें लेने लगती है। विधान किस करते हुए रुक जाता है। तभी उसी वक्त डोर नॉक होता है। दोनों अलग होते हैं। विधान अपने कमरे का डोर खोलता है
सामने वंदना जी खड़ी थी। उनके हाथ में एक बैग था। विधान उन्हें देख कहता है, क्या हुआ मोम, इसमें क्या है? वंदना जी कहती है, ये तेरे कुछ कॉलेज टाइम के कपड़े हैं। अभी यशवी के लिए कुछ पहने को नहीं है, इसलिए ये तेरी टी शर्ट लेकर आई हूँ, जो तूने कभी नहीं पहना, और एक प्लाजो है जो घर में एक्स्ट्रा था, मेरे लिए लाई थी, पर मेरी साइज से छोटा है, यशवी को आ जाएगा। विधान हाँ में सिर हिला देता है और बैग लेकर जल्दी से डोर बंद कर देता है। वंदना जी को बुरा लगता है, वो कुछ बात करने भी आई थी। वही विधान यशवी के पास जाकर बैग दे देता है। यशवी बैग को ले लेती है और कपड़े बदलने वॉशरूम में चली जाती है। विधान अपना फोन लेकर नीचे गार्डन में चला जाता है। वही विधान कार के था, उसे अपनी बहन को कुछ भेजना था, तभी वो अपना फोन अनलॉक करने की कोशिश करता है, पर फोन अनलॉक होता नहीं है। तभी उसे एहसास होता है, जब वो और यशवी किस कर रहे थे उसी वक्त सेम मॉडल और कलर होने की वजह से विधान का फोन उसके पास आ गया है। विधान फोन लेने कल ही जाता, पर उसे अपनी बहन से बात करनी थी और कुछ मेल भी देखने थे, इसलिए वो गाड़ी मोड़ देता है। वही विधान भी फोन अनलॉक करने की कोशिश करता है, तभी वो देखता है ये उसका फोन नहीं है। विधान कहता है, ओफ़ो, ये क्या मुसीबत है, कहकर फोन जेब में रख देता है। वही कमरे में यशवी खुद को मिरर में देख रही थी। उसे कार्टून वाली टी शर्ट अच्छी लगी थी। तभी कमरे का डोर खुलता है। यशवी मूड कर पीछे देखती है और चौंक जाती है। पीछे रिधान और विधान थे और दोनों ने थोड़ी सी पी रखी थी। यशवी ये देख चौंक जाती है। वही रिधान और विधान दोनों यशवी के पास आने लगते हैं। यशवी उन्हें हाथ दिखाकर कहती है, रुक जाए, आप दोनों मेरे साथ नहीं सो सकते, आप दोनों को सोफे पर ही सोना होगा, क्योंकि दोनों ड्रंक है। रिधान और विधान दोनों का दिल टूट जाता है और दोनों सोफे पर अलग अलग बैठ जाते हैं। यशवी लाइट ऑफ कर सोने के लेट जाती है, पर सोने से पहले दोनों को वार्निंग दे देती है। पर आज दोनों सिर्फ थोड़ा सा ही नशे में थे और आज दोनों खुद पर कंट्रोल करना नहीं चाहते थे। कब तक यशवी की चलेगी? वो दोनों कितना यशवी का ख्याल करते हैं। अब यशवी को भी उनकी नींद समझनी होगी। यशवी थोड़ी देर में सो जाती है। वही दोनों की नजर यशवी पर ठहर गई। यशवी ने एक लूज डोरेमोन वाली टी शर्ट और लूज हल्के नील रंग का प्लाजो पहना हुआ था। उसके लंबे काले बाल पूरे पिल्लों पर बिखरे पड़े थे। रिधान की नजर यशवी की कमर पर जा रुकी। यशवी की टी शर्ट उसकी कमर से सरक गई थी। उसकी पतली दूध की धूली कमर रिधान को अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वही विधान की नजर यशवी के होठों पर ठहर गई। यशवी के पतले गुलाबी होठ विधान को किसी रसीले आम की तरह लग रहे थे। रिधान अपनी जगह से खड़ा हुआ और यशवी के ऊपर बेड पे चढ़ गया। उसने यशवी की टी शर्ट को अच्छे से उसके पेट पर से हटाया और झुककर यशवी के पेट पर किस करने लगा। विधान ने खुद को ना रोकते हुए वंशी के होठ अपनी गिरफ्त में ले लिए। विधान आज यशवी को नशे में पैशनेटली किस कर रहा था। यशवी रिधान और विधान के ऐसा करने से नींद से जाग गई। उसने देखा उसका एक पति उसके होठों को बेतहाशा चूम रहा है, वही दूसरा उसके पेट पर किस कर रहा है और साथ ही रिधान के हाथ यशवी की टी शर्ट के अंदर जाने लगे थे। यशवी विधान के सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर कर दी और रिधान को भी हटा उठकर बैठ गई। वो घबराई हुई नजरों से उन दोनों को देख रही थी। यशवी के ऐसा करने से रिधान उठकर उसके पास गया और उसे खींचकर बेड पर लेटा खुद उसके ऊपर आ गया। यशवी ये देख और घबरा गई। रिधान ने अपने शर्ट के बटन्स खोले और उसे निकालकर बेड के नीचे फेंक दिया। वो यशवी पर झुकने लगा। यशवी ने रिधान और विधान की आंखों में कुछ अजीब देखा, एक नशा देखा। रिधान यशवी के होठ को किस करने लगा। यशवी रिधान को रोकने के प्रयास करने लगी, पर उसके ऐसे करने से रिधान और उत्तेजित होकर वंशी को चूमने लगा। यशवी कुछ करती कि उसने महसूस किया विधान भी रिधान के साथ शामिल हो गया है। विधान भी रिधान को देख जुनूनी हो गया और यशवी के शरीर को चूमने लगा। यशवी ने अब अपने आप को ढीला छोड़ दिया और आंखें बंद कर दी। वो समझ गई थी कि आज उसके दोनों भूखे शेर उस जैसी प्यारी खरगोश को नोचने वाले हैं। उसने खुद को उनके हवाले सौंप दिया, क्योंकि इन भेड़ियों के समक्ष वो मासूम बिल्ली समान थी जो म्याऊं म्याऊं के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। आज दोनों भाई बहुत वाइल्ड हो रहे थे। रिधान के हटने पे विधान ने वंशी के गले पर किस करना शुरू कर दिया। वो किस कम उसे बाइट ज्यादा कर रहा था।
कुछ ही देर में तीनों के बचे कूचे कपड़े उनके शरीर से अलग हो चुके थे और बिस्तर के चारों ओर फैले हुए थे। रिधान यशवी के ऊपर आ गया था। उसकी आंखों में एक गिल्ट था कि आज उसकी वजह से यशवी को इतना दर्द सहना पड़ेगा, पर उसके जहन में लगी आग की मरहम यशवी ही थी। यशवी की आंखें बंद थी। रिधान एक झटके से वंशी में समा गया। यशवी की आंखों के कोने से आंसू का कतरा बह निकला। विधान जो यशवी के होठ को चूम रहा था, उसने यशवी के आंख पर अपने होठ रख दिए और उसके आंसू रोक दिए। ऐसा नहीं था कि यशवी को उनका एक साथ प्यार करना पसंद नहीं आ रहा था, या ये उसके पहली बार था, और ऊपर से उसके दोनों पति अपने होश में थे, इसीलिए संभल कर हर कदम उठा रहे थे। पर आज यशवी अपने पूरे होश और आवाज में थी, पर उसके पति अपने होश गंवा चुके थे। इसीलिए दोनों को वंशी के दर्द का भान ही नहीं हुआ और दोनों बहुत वाइल्ड हो गए उसके साथ। रात को 12 बजे शुरू हुआ सिलसिला सुबह 6 बजे तक चलता रहा। अंत में रिधान और विधान थक हार कर यशवी के बगल में लेट गए। सब खत्म होते ही यशवी बेहोशी की हालत में पहुंच चुकी थी। विधान ने यशवी को देखा, जो बेजान सी बेड पर एक जिंदा लाश की तरह पड़ी हुई थी। विधान अपने होश में न होने के बावजूद अपनी बटरफ्लाई की ऐसी हालत देख दुखी था। उसने यशवी को अपनी बाहों में खींच लिया और उसे अपने अंदर छिपाते हुए सो गया। अब आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इससे भी अच्छा रोमांटिक CHP मिलेगा, पर उसके लिए ज्यादा व्यूज और कमेंट्स चाहिए, तो शेयर कीजिए और कमेंट्स भी। स्टोरी प्रोमो राइटर कृष्ण राव। एक 13 साल की बच्ची डरी सहमी सुहाग के सेज पर बैठी थी। तभी उस कमरे में 20 के आसपास के 2 लड़के आते हैं, जिन्हें देख वो लड़की डर से सहम जाती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं उन दोनों लड़के की आंखें गुस्से से लाल थी और उनके कदम भी लड़खड़ा रहे थे, जिससे साफ पता चल रहा था कि वो दोनों काफी नशे में हैं। दोनों लड़कों की शक्ल काफी हद तक एक जैसी थी। एक लड़का बिस्तर पर जाता है और झटके से उस लड़की को बेड से खींचते हुए फर्श पर खड़ा करता है और दांत पीसते हुए कहता है, क्या लगा था तुम्हें? शादी के बाद हम तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा दे देंगे। ये सिर्फ तुम्हारे सपनों में ही हो सकता है। मुझे पता है कि तुम और तुम्हारा परिवार कितना लालची है, इसीलिए उन लोगों ने तुम्हें हमारे गले बांध दिया। लेकिन एक बात याद रखना, मैं और मेरा भाई तुम्हें कभी अपनी पत्नी नहीं मानेंगे। अरे तुम जैसी को तो हम देखना भी पसंद ना करें। तुम्हारे गांव में ये प्रथा चलती होगी कि घर के सभी मर्दों से एक लड़की की शादी करवाकर उसे उनकी पत्नी बना दो, लेकिन हमारे यहाँ एक से ज्यादा मर्दों के साथ संबंध रखने वाली लड़की को वेश्या और बाजारू कहते हैं, जो शायद तुम हो। इसीलिए इतनी सी उम्र में तुम्हें शादी करने की ज्यादा जल्दी थी, लेकिन मैं तुम्हें 1 मिनट भी हमारे मैंशन में नहीं रहने दूंगा। चैप्टर 44 सुबह। अब आगे सुबह हो जाती है। यशवी इस वक्त दोनों के बीच सोई हुई थी और दोनों ने एक एक हाथ यशवी के ऊपर रख हुआ था। तभी रिधान की नींद टूट जाती है। रिधान धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। उसके माथे पर दर्द होने लगता है। रिधान बेड से टेक लेकर बैठ जाता है और सिर पर हाथ रख कहता है, मेरा सिर इतना क्यों दर्द कर रहा है? रिधान के आवाज से विधान की आंख खुल जाती है और वो सबसे पहले अपने सिर पर हाथ रख देता है और वही कहता है, मेरे सिर में दर्द क्यों हो रहा है? तभी दोनों का ध्यान अपने पास लेती यशवी पर जाता है। यशवी को अपने साथ सोता देख दोनों खुश हो जाते हैं। फिर उन्हें एहसास होता है उन दोनों ने कोई कपड़े नहीं पहने। वो दोनों हल्की चादर ऊपर कर देखते हैं। बेडशीट पर ब्लड स्टेन गिरे हुए थे। ये देख दोनों समझ जाते हैं कल क्या हुआ था। रिधान को धीरे धीरे सब याद आने लगता है। वही रिधान धीरे धीरे यशवी के गाल सहला उठाने लगता है। विधान जल्दी से खड़ा होकर डॉक्टर को फोन कर देता है और कहता है, हमें सब सही करना होगा। रिधान हाँ में सिर हिला देता है। विधान जल्दी से जाकर दोनों के लिए बाथरोब लेकर आता है। दोनों लड़के बाथरोब पहन लेते हैं। तभी विधान और रिधान एक दूसरे के सामने देखते हैं। आखिर कल रात को दोनों तो नशे में थे, आज उन्हें यशवी को ऐसी हालत में देखना होगा। अगर नहीं देखा तो डॉक्टर क्या कहेगी? यही सब दोनों सोच रहे थे। तभी विधान रिधान को इशारा करता है। रिधान यशवी को एक चादर में लपेट बाथरूम में ले जाता है और वार्म वाटर में यशवी को वहां रख देता है। यशवी की आंखें खुल जाती है। बाथ टब में साबुन का जार था, जिससे रिधान यशवी की बॉडी नहीं देख पा रहा था। यशवी उठ जाती है और उठकर पहले कहती है, बाढ़ आ गई, बचाओ।
रिधान उसे शांत रहने को कहता है। यशवी आसपास देखती है और शांत हो जाती है और फिर उसे कहीं दर्द होने लगता है। वो रिधान का हाथ कसकर पकड़ लेता है। रिधान यशवी के साफ कर देता है और उसे भी बाथरोब पहनने को दे देता है। रिधान पीछे मुड़ जाता है। यशवी बाथरोब पहन लेती है, पर उसे अपने पैरों के बीच बहुत दर्द हो रहा था। उससे चला भी नहीं जा रहा था। रिधान उसे गोद में लेकर कमरे में आता है, जहां विधान ने बेडशीट भी बदल दी थी। यशवी कुछ नहीं बोलती और बेड पर लेट जाती है। उसे अपनी पूरी बॉडी में पेन महसूस हो रहा था। तभी दरवाजा नॉक होता है। डॉक्टर अंदर आती है। पीछे पीछे वंदना जी भी अंदर आती है और फिक्र कर कहती है, क्या हुआ विधान डॉक्टर, वो भी इतनी सुबह। तभी उनका ध्यान तीनों के बाथरोब पर जाता है। वो अपने मुंह पर हाथ रख देती है और वहां से नाराज होकर चली जाती है। विधान इस वक्त यशवी के साथ रहना चाहता था, इसलिए वो कहीं नहीं जा रहा था। विधान और रिधान दोनों साथ में रहते हैं। डॉक्टर उन्हें कमरे के बाहर जाने को कहती है। दोनों बेमन से कमरे के बाहर जाते हैं। तभी बाहर वंदना जी कहती है, एक पुरुष का दो औरतें के साथ रिश्ता समझ आया, पर यह कैसा रिश्ता है जिसमें दो मर्द एक ही औरत के साथ मजाक लगा रखा है। विधान कहता है, मोम अभी भी चीन के दक्षिण साइड तिब्बत नेपाल यहाँ बहुपतित्व है। विधान की मां को किस समझ नहीं आ रहा था। वो गुस्से से रिधान को देख वहां चली जाती है। डॉक्टर चेकअप कर बाहर आती है। रिधान आगे आकर कहता है, क्या बात है, हमारी वाइफ ठीक तो है। डॉक्टर परेशान थी और वो थोड़ा गुस्से से कहती है, आप दो लोग हैं और वो एक, आपको उनके साथ ये सब करते हुए नरमी दिखाने चाहिए थी। एक ही टाइम पर एक ही आदमी को जेला जा सकता है। यशवी बहुत ही हिम्मत वाली और दर्द सहन करने वाली है। डोंट वरी, थोड़ी कमजोर है और कोई बात नहीं है। और हाँ, अपने पर काबू लाना, वरना ये ना हो वो एक दिन बेहोश हो जाए। इन सब में दोनों को बात समझ आती है और हाँ में सिर हिला देते हैं। वही यशवी बेड पर बैठी थी। वो बिना किसी भाव के सामने देख रही थी। तभी बगल में एक रेडियो उसे दिखाई देता है। यशवी को रेडियो पसंद आता है और ऑन कर देती है। आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो। पल जो ये जाने वाला है, ये सॉन्ग सुन यशवी को कल का सब कुछ याद आने लगता है। एक लड़की के लिए ये सब कितना मुश्किल होता है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो कुछ सोच में घूम था। तभी कमरे में रिधान और विधान आते हैं। उन्हें वहां आता देख यशवी रेडियो का बटन तेज कर देती है, जिससे उसे उनका कुछ सुनना ना पड़े। एक बार यूं मिली मासूम सी कली, दो खिलते हुए कहा खुश पाश में चली। देखा तो यही है, ढूंढा तो नहीं है। रिधान, पल जो ये जाने वाला है, ओहो आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो। पल जो ये जाने वाला है, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं दो। वहां दास्तां मिली लम्हा कहीं नहीं, थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है, ओहो आने वाला पल जाने वाला है, हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो। पल जो ये जाने वाला है। रिधान आगे आकर यशवी के पास जाने को कहती है। यशवी हाथ दिखाकर कहती है, एक दिन के लिए मुझे अकेला छोड़ दो और खाना पीना मैं खा लूंगी। रिधान और विधान एक दूसरे के सामने देखते हैं और वहां से खड़े होते हैं। उनके जाने के बाद यशवी मुस्करा देती है और तकिए को गले से लगा देती है। उसके मन में क्या है ये तो जानना होगा। वो ऐसे ही हंस रही थी। यशवी कल का सोच शर्मा रही थी। कल उसके दोनों माफिया डे से इंसान अपनी बीवी की डांट से बाहर नहीं जा पा रहा हो। चैप्टर 45 रिधान का दुखी होना। अब आगे। यशवी बैठे बैठे वही नींद के आगोश में चली जाती है। वही विधान और रिधान दोनों रूम के बाहर चक्कर लगा रहे थे। उन्हें चिंता हो रही थी। तभी वहां एक मेड आ जाती है। मेड आकर कहती है, सर बड़ी मालकिन आपको बुला रही है। विधान ये सुन उनके कमरे में चला जाता है। वही विधान वही खड़े खड़े यशवी के लिए इंतजार करता है। वंदना जी गुस्से में कमरे में चल रही थी और विधान का वेट कर रही थी। विधान वहां आता है। वंदना जी कहती है, आओ आओ मेरे राजा बेटा, हमेशा यही कहती कहती मैं थकती नहीं थी। विधान अपनी मां को सोफे पर बैठा कर कहता है, बैठ जाओ एक बार, फिर जितना डांटना है उतना डांट लेना। वही रिधान जो लॉबी में था वो सब आसपास देखता है और चलते हुए थोड़ा आगे जाता है। तभी उसे एक कमरा दिखाता है।
रिधान उस कमरे को गौर से देख रहा था। उसे कुछ याद आ रहा था। एक बच्चा उस कमरे में भागता हुआ बाहर आता है। उसकी उम्र करीब 5 साल तक रही होगी। वो बच्चा भागता हुआ दूसरे कमरे में जाता है। एक औरत अपनी साड़ी संभालते हुए उसके पीछे पीछे आ रही थी और एक गाना गा रही थी। लुका छुपी बहुत हुई, सामने आ जाना, कहाँ कहाँ ढूंढा तुझे। थके हैं अब तेरी माँ, आजा, सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर। आजा ना। वो बच्चा बार बार अपनी माँ से छुपे जा रहा था। वो औरत भी उस कमरे में जाती है। रिधान उस कमरे को खोल देता है। उसे अभी कोई होश नहीं था। रिधान उस कमरे को खोल देखता है। वो बच्चा पर्दे के पीछे छुपा हुआ था और उसकी माँ झूठ मूठ का दिखावा करके कहती है, कहाँ हो मेरे बच्चे, देखी मम्मा को परेशान मत करो, मम्मा हार गई, आप कहाँ हो। वो बच्चा मुंह पर हाथ रख हंसे जा रहा था। वही उसकी माँ इधर उधर जानबूझकर ढूंढ रही थी। वो औरत पर्दे के पास जाती है और पाट हटा देती है और कहती है, ये है मेरा रिधु बेटा, कहकर रिधान के गले लग जाती है। रिधान मुंह बिगाड़ते हुए कहता है, मम्मा आपको पता है ना मुझे नहीं पसंद, में हार जाओ, मुझे हमेशा जीतना है। वो औरत कहती है, नहीं बेटा ये सही नहीं है, हर बार जीते ये तो नहीं हो सकता ना। वो बच्चा जिद करते हुए कहता है, नहीं मम्मा, रिधान रॉय को हारना पसंद नहीं, हमेशा मैं ही जीतूंगा, कहकर वहां से कमरे से भाग जाता है। वो औरत चिल्लाती ही रह जाती है। बड़ा रिधान भी हाथ आगे कर उस बच्चे को रोकने की कोशिश करता है। रिधान अभी होश में नहीं था। तभी रिधान की चीख सुनाई देती है। वो औरत वहां से डरते हुए भागते हुए जाती है। रिधान उन्हें देखते हुए कहता है, मम्मा मैं आपका रिधु, मेरे सामने भी देखिए, मैं यही ही मम्मा। रिधान भी उस औरत के साथ भागते भागते बाहर आ जाता है। कैसे तुझको दिखाऊं, यहाँ है क्या, मैंने झरने से पानी माँ तोड़ के पिया है। गुच्छा गुच्छा कई ख्वाबों का उछल के छुआ है। रिधान अपनी माँ को ही देखे जा रहा था। वही रिधान की माँ सीढ़ियों से नीचे उतर जाती है। रिधान भी नीचे उतर गया था और अपनी माँ को आंख में आंसू लाए देख रहा था। छाया लिए भली धूप, यहाँ है नया नया सा है रूप, यहाँ सब कुछ है माँ, फिर भी लगे बिन तेरे मुझको अकेला। हो ओ यशवी अब उठ चुकी थी। वो कमरे के बाहर आती है और लॉबी में खड़ी होकर हॉल को देखने लगती है। तभी उसकी नज़र रिधान पर जाती है। वो कुछ कहती उससे पहले यशवी रिधान की हरकतें नोटिस करती है। रिधान दुखी था ये उसे पता था, पर वो क्या कर रहा था ये समझ नहीं आ रहा था। रिधान अपने घुटने के बल बैठ जाता है और अपनी माँ को देखता है जो नीचे जमीन पर बैठे चिल्ला रही थी, रणधीर रणधीर। उसकी गोद में खून से लथपथ रिधान था। वो औरत खून को रिधान के माथे से दबाए जा रही थी। सरगम आजा, सांझ हुई मुझे तेरी फिक्र, धुंधला गई देख मेरी नजर। रिधान कहता है, मम्मा एक बार तो अपने रिधु के सामने देखो, ये सब कहते हुए रिधान रो पड़ता है और उसकी माँ एक बार उसके बारे में नहीं सोचती। तभी रिधान को अपनी माँ दिखनी बंद ही जाती है। रिधान अपने चेहरे पर हाथ रख कहता है, माँ कहाँ हो तुम, मम्मा मुझे छोड़कर क्यों चली गई। रिधान बस जोर जोर से रोए जा रहा था। वहीं यशवी का दिल टूट रहा था। वही कमरे में वंदना जी गहरी सांस लेती है और कहती है, मतलब उस लड़की ने डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने उस वक्त तुमने कुछ नहीं कहा क्योंकि रिधान वहां था। बच्चा कितने सालों बाद इस घर में आया है, वो भी उस लड़की की वजह से। मेरे दोनों बेटे साथ रह रहे बिना किसी लड़ाई के, मेरे लिए खुशी की बात नहीं होगी तो क्या होगी। विधान कहता है, आप कहना क्या चाहती है। वही दूसरी ओर यशवी कमरे में जाती है और पानी से बार बार अपना चेहरा धोती है। यशवी के आंखों के सामने बार बार रिधान का रोता चेहरा नजर आ रहा था। यशवी अपने चेहरे को पोंछ कर कहती है, जरूर कुछ तो बात है इस दो घर की। कहीं रिधान रणधीर सर के पहली वाइफ के तो बच्चे नहीं ना, और ये आंटी जो है वो दूसरी बीवी हो। अगर ऐसा है तो रिधान की माँ कहाँ है। यशवी के दिमाग में ये सब चल रहा था। उसे अब भूख लगी थी, पर ऐसे में खाती कैसे। यशवी रिधान को संभालने नीचे जाती है, पर अब हॉल में कोई नहीं था। यशवी आसपास देखती है, तभी उसे एक नोट पड़ी हुई मिलती है। एक दिन रुकने देने के लिए थैंक यू, पर अब मुझे जाना होगा, मेरी आज जरूरी मीटिंग है। यशवी कुछ सोच ही रही थी, तभी विधान पीछे से आकर उसको बाहों में गले से लगा देता है और पूछता है, क्या हुआ मेरी बटरफ्लाई को।
यशवी जल्दी से विधान के सीने से लग जाती है। माफ कीजिएगा, इस महीने से अब सब कुछ रेगुलर और सही से चलेगा, क्योंकि नवरात्रि, असाइनमेंट और दिवाली साफ सफाई में वक्त नहीं दे पाती हूँ, इसलिए 5 छोटे दे रही हूँ। प्लीज कमेंट्स करिए। आप सभी तो प्यारे रीडर्स हैं। कमेंट्स, लाइक एंड रिव्यू देना ना भूले। बाय बाय।